नमस्कार, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है तृणमूल कांग्रेस से नेताओं और कार्यकर्ताओं का भारी संख्या में पलायन। जब एक दो इक्के दुक्के जाते हैं, जब 2-3 साल पहले जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद शारदा का जो कांड हुआ है उससे बचने के लिए वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं कि चाहे उनके पीछे सीबीआई न पड़ जाए। लेकिन ये जो चुनाव के आने में केवल 6 महीने रह गए हैं, এই সময় নেতারা পালিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে কেন? उनको क्या ऐसा लग रहा है? क्योंकि हम पत्रकारों को जितना भी ये मुगालता हो कि हमें राजनीति बहुत बढ़िया समझ में आती है, नेताओं से बेहतर तो हमें राजनीति नहीं समझ में आती होगी। तो ये नेता अगर भाग रहे हैं छोड़ छोड़ के, तो क्या उनको ये आभास हो रहा है कि तृणमूल कांग्रेस शायद हारने वाली है? और जो जोश दिख रहा है भाजपा के लोगों में, जिस तरह से उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, जिस तरह से कल और परसों अमित शाह जी का जो वहां पर कार्यक्रम रहा, रोड शो रहा, उसमें जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वो भी बहुत उत्साह के साथ बात करते दिखाई दिए। आइए आप सबको एक वीडियो दिखाते हैं, कुछ झलकियां देखिए कल और परसों की। थी और इंदिरा जी यहां आती थी तो क्या कहती थी? वो बंगाल की अंदरूनी राजनीति में आंतरिक दखल थी क्या? जब वो कांग्रेस में थी और प्रणव दा आते थे या नरसिम्हा राव आते थे तो वो क्या कहती थी? और एक मंच पर आपको स्वपन दा, राहुल जी, दिलीप घोष, समीक दा, कोई नहीं दिखाई पड़ता है। बंगाल की जनता का नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो प्यार और विश्वास है उसको दे। बंगाल की जनता का जो ममता दीदी के प्रति गुस्सा है उसको दे। तो आपने देखा अमित शाह को लोगों के बीच और प्रेस के सामने भी, प्रेस के साथ वार्ता करते हुए, बाहरी और अंदरूनी पर बात करते हुए। तो इन तमाम विषयों पे चर्चा करने के लिए, बहस करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कुमार श्रीकांत जी। पत्रकार हैं, सत्यान्वेषी भारत के संस्थापक हैं। सत्यान्वेषी भारत और सिर्फ न्यूज शाम के वक्त करंट अफेयर्स पे कार्यक्रम करती है, बहस रखती है। शाम के 5 बजे श्रीकांत जी प्रोग्राम की एंकरिंग करते हैं। शाम के 7 बजे बांग्ला में, फिर 8 बजे अंग्रेजी में मैं करता हूं सिर्फ न्यूज की तरफ से। श्रीकांत जी, आपका बहुत स्वागत है। पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ राकेश सिंह परमार जी जुड़े हुए हैं। हालांकि वो बलिया से आते हैं, उत्तर प्रदेश के। बंगाल से उनका बहुत गहरा नाता है, लगातार आना जाना रहा है। उनके परिवार के लोग रहते हैं बंगाल में, पहले भी रहते थे। और हमारे साथ सोमनाथ जी पहली बार जुड़ रहे हैं। सोमनाथ जी नदिया जिले से हैं और ये नदिया जिला वो जिला है जो कि बिल्कुल बॉर्डर में पड़ता है, और इसलिए बांग्ला के बारे में एक खास चीज कहा जाता है कि जिस तरह से हिंदी के कई प्रकार होते हैं वैसे बांग्ला के भी कई प्रकार होते हैं। तो बांग्ला का मानक कौन सा है? तो कहा जाता है कि नदिया जिला में जो बांग्ला बोला जाता है वो सही मायने में बांग्ला का मानक है। तो इसलिए बिल्कुल बीचों बीच रहने के कारण सोमनाथ जी से हम अपेक्षा रखते हैं कि वो अपना न्यूट्रल व्यू पॉइंट देंगे। हमारे साथ पहली बार शाम के 8-7 बजे के कार्यक्रम में दयाशंकर सिंह जी जुड़े हैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। और हमारे साथ और भी कई मेहमान जुड़ने वाले हैं। अभी बंगाल से कुछ और मेहमानों की अपेक्षा है। जैसे जैसे वो जुड़ते हैं आप स्क्रीन पे उन्हें देख पाएंगे, मैं उनका परिचय आपसे करवा दूंगा। सबसे पहले सोमनाथ जी, मैं आपके पास आता हूं। কি মনে হয় আপনার সবাই তৃণমূল ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে কেন? Why are people running away from Trinamool Congress?
just unmute yourself, please. Yeah. কিভাবে শুরু করি এটা आपको भी तीनों देखो, भाषाएं आती इलेक्शনের हैं, तो आप সময়- तीनों भाषा मिला के बोल सकते हैं, सोमनाथ जी। हाँ, দেখুন, এটা এমন হয় ইলেকশনের সময় এগুলো মাঝে মধ্যে এগুলো চলতে থাকে। এগুলোর এর মানে এটা কখনোই দাঁড়ায় না যে নেতা গেলে তার সঙ্গে সঙ্গে সমর্থকরাও যায়, সাপোর্টাররাও যে যাবে সঙ্গে সঙ্গে তার কোনো মানে হয় না। কিন্তু এরকম এগুলো একটা দেখানো তো চলেই, কেন কে কার দিকে আছে। তো এটা হ্যাঁ নিশ্চয়ই একটা খুব বড় মাপের একজন লিডার তৃণমূল থেকে 21 বছরের সম্পর্ক ত্যাগ করে বিজেপিতে हाँ, একটা মানে কর্মীদের পক্ষে একটা মানে একটা ওদের কি বলবো, ওদের কনফিডেন্স একটু ধাক্কা তো নিশ্চয়ই লাগবে এটাতে। তাতে অনেকের মনে মনে অনেক কষ্ট আছে, কেন উনি ছিলেন। কিন্তু ছাড়া কিন্তু অনেক সময় অনেক জায়গায় দেখাও যায় যে মানে ওরা যায় কিন্তু ওরা মানিয়ে দলটাকে কিন্তু ওরা অনেকেই ছাড়ে না, মানে কর্মী নিচু তলার কর্মীরা কিন্তু নেতাকে দেখে যে চলে যাবে, তার অনেকগুলো কারণও থাকে। মানে যদি সময় থাকে তবে একটু বলতে পারি। সেটা হলো দেখুন, আজকে ইনি ছিলেন তৃণমূলে আজকে থাকাকালীন বিজেপির হয়ে যারা ওনার এগেনস্টে খুব লড়াই করেছিলেন, এতদিন ধরে ওনার এগেনস্টে যুদ্ধ করেছিলেন নিচু তলার দিক থেকে, নেতারা তো উপরে নেতারা তো করে না, নিচ থেকেই করে। তো নিচের যারা আছে কর্মীরা হোক যারাই হোক, এরা যখন এইটা করেন, তো আজকে বিজেপিতে উনি জয়েন করার পরে তারা যতই আপনারা যদি নিউট্রাল পয়েন্টটি আপনি আমাকে বলতে বলেছেন, ধরুন ওদের দ্বারা অনেকভাবে অত্যাচারিত হয়তো ওরা হয়েছে। আপনি বিশেষ করে শুভেন্দুর কথা বলছেন কি? শুভেন্দু না, যেই পরিবর্তন যদি আমার কথা যদি যেই পরিবর্তন হয়, যেই আপনার ধরুন তৃণমূল থেকে বা যেদিক থেকেই গেল, তার বিরুদ্ধে তো কোনো একটা বিরোধী মানে ধরুন আজকে বিজেপির হয়তো যুদ্ধ করেছিল অনেকেই, নিচু তলার ওনার এগেনস্টেই করেছিল, ধরুন শুভেন্দুর কথাই ধরি। এইবার ঘটনা হচ্ছে কি, ওই জায়গাটার মধ্যে যারা ওইগুলো তো কেউ লোকেরা অ্যাকচুয়ালি ভোলে না, নেতারা হয়তো জোট টোট করে নেয় ওইদিকে চলে যায়, কিন্তু যারা যারা যেটা সমস্যার মধ্যে পড়েছিল তারা হয়তো ওগুলো ভুলবে না। তো ন্যাচারালি বিজেপি টিমের মধ্যেও যারা ছিল তারা কিভাবে নেবে ওনার আগমনটা আমি জানি না, যারা প্রকৃত ওনার বিরুদ্ধে এতদিন ধরে যুদ্ধ চালিয়ে গেছিল। তো আমার মতে আর সমর্থকরা না, যারা আমি অনেক জায়গায় দেখেছিলাম তৃণমূলের সঙ্গে খুব ভেতরে ডিপলি মিশেই দেখেছি, ওদের মধ্যে ওরা মমতা ব্যানার্জি উপরে একটা অদ্ভুত ভাবে ওদের টান আছে, মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আছে। এখন হ্যাঁ, আপনি যদি বলেন করাপশন এগুলো যদি শব্দ আনেন, তাহলে অনেক কিছু অনেক জায়গায় পাওয়া যাবে, কিন্তু ওদের নেত্রীর প্রতি ওদের বিশ্বাস কিন্তু এখনো অনেক অটুট আছে নিচু তলার কর্মী। এখন উপরের যারা এমএলএ হয়েছে যারা আছেন তারা কোথায় मैं आपके पास वापस आऊंगा सोमनाथ जी। दयाशंकर जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ हाँ, दयाशंकर जी, आज से 3-3.5 साल पहले जब मुकुल रॉय छोड़कर गए थे, और उससे ठीक पहले आपके कई नेता जेल जा चुके थे चिट फंड कांड में, उस समय तो समझ में आता था कि शायद डर के मारे मुकुल रॉय भाग गए होंगे, और फिर उसके साथ अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आप म्यूटेड है अभी। और कुछ समय बाद ये ऐसा होता था, पिछले जो हमारे दर्शक बंगाल की राजनीति से भली भांति वाकिफ नहीं है उनको बता दें कि हर 5-6 महीने में मुकुल रॉय एक समारोह रखते थे, जिसमें कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 15,000 कार्यकर्ता को एक साथ तृणमूल से खींचकर भाजपा में ज्वाइन करवा देते थे। तो ये 2-3 साल में लगातार हम लोग देखते रहते थे। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है दयाशंकर जी, ये हमें 10 साल पहले का वो परिदृश्य याद दिला रहा है कि जिस वक्त आपकी सरकार आने वाली थी और सीपीएम की सरकार जाने वाली थी, सीपीएम से लोग इसी तरह से भाग कर आपसे जुड़ रहे थे, तो उनको आभास हो गया था कि आप जीतने वाले हैं और सीपीएम की सरकार जाने वाली है। अभी क्या वैसी ही एक परिस्थिति फिर से आ गई है आपके सामने? ऐसा नहीं है। जो इससे पहले जो चुनाव था 2011 में जी 200 के नीचे सीट थी टीएमसी की, और उस समय भी वहां की जो पार्टियां थी उनका कथन था कि इस बार सरकार या नहीं बन, लेकिन प्रचंड बहुमत ने लाया, 213 सीटें लाया 16 में।
और रही बात कि टीएमसी से लोग पलायन कर रहे हैं, चुनाव के समय में किसी भी स्टेट में चुनाव होते हैं, चुनाव जब करीब आ जाता है तो स्वहित चाहने वाले लीडर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अदर पार्टियों में आते जाते रहते हैं। हाँ जी जी। दयाशंकर जी, नेता भाग रहे हैं ये तो समझ में आ रहा है, साथ साथ कार्यकर्ता भी क्यों भाग रहे हैं? हेलो, इस पार्टी जी जी, नेता भाग रहे हैं समझ में आता है, साथ साथ कार्यकर्ता भी भाग रहे हैं। में चले जाते हैं। पब्लिक तो दीदी के साथ है ना, नहीं कार्यकर्ता थोड़ी ही भाग रहे हैं। हर एक नेता के पास कुछ अपने लोग होते हैं, उनके साथ आने पे 150, जी 200, 500, 1000 हर एक नेता के अपने लोग होते हैं। वो उनके साथ आने और जाने के साथ रहते हैं, वो परमानेंट उनके साथ रहते हैं, तो उनका कोई वैल्यू नहीं होता है। उनका लीडर जिसको गया वो कभी क्या है कि अपने पार्टी के शीर्ष नेता को नेता मानते ही नहीं, वो पिछलग्गू होते हैं। वो कार्यकर्ता थोड़े ही होते हैं, पार्टी के उन नेताओं के पिछलग्गू होते हैं जो उनके साथ आते हैं और चले जाते हैं। जी। कार्यकर्ता वो होते हैं जिनको राजनीतिक पार्टी से विशेष मतलब नहीं रहता है। उनको पता है कि हमको ममता दीदी को वोट देना है, उनको वो लाभ के लिए नहीं, किसी पार्टी के साथ, चाहे किसी भी पार्टी के वो कार्यकर्ता हो, वोटर हो, जो उन्हें लीड कराते हैं, वो किसी के पार्टी के साथ आते और जाते नहीं है। हर एक लीडर के अपने होते हैं। अपना अनुभव बता रहा हूँ दयाशंकर जी, अपना मैं अनुभव बतौर पत्रकार बता रहा हूँ। मैं जब कलकत्ता में जाता हूँ, बंगाल के अन्य भागों में जाता हूँ, अन्य शहरों में, गांव में, सबर्ब्स में, कलकत्ता के आसपास, तो जो एक बहुत ही कॉमन चीज जो मुझे सुनने को मिलता है भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी और तृणमूल के कार्यकर्ताओं से, खासकर जो नाराज कार्यकर्ता है, वो किसी ना किसी की तरफ इशारा करते हैं, कहते हैं कि ये भाई 5 साल पहले या 10 साल पहले बहुत गरीब आदमी हुआ करता था, पता नहीं 3 मंजिला मकान 4 मंजिला मकान कहां से खड़ा कर दिया है, इतने पैसे इसके पास सर, कार्यालय भाजपा के कार्यालय इतने बन गए हैं, भाजपा के कार्यालय जगह जगह पे खड़े हो गए हैं। मैं कार्यकर्ताओं की बात छोड़े, मैं तृणमूल के कार्यालय की बात कर रहा हूँ। 500 कार्यालय खड़े हो गए। मैं भी बहुत पहले, हाँ नहीं, भाजपा के पास तो बहुत पैसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, तो ये पैसे हैं और देश की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था पाताल में दयाशंकर जी जा रही है, लेकिन कार्यालय बन रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं बन रहा है। नहीं, वो कार्यकर्ता गुमराह हुए हैं, जुमला के चक्कर में परेशान है, लॉलीपॉप देख रहे हैं। दयाशंकर जी, मैं वही सर बता रहा हूँ, थोड़ा गुमराह। अच्छा, अभी एक लेटेस्ट चुनाव हुआ है यूपी में एमएलसी का, वाराणसी में एमएलसी का चुनाव हुआ था और माननीय प्रधानमंत्री महोदय आए हुए थे। हाँ, और उस चुनाव का रिजल्ट ये है, 8 घंटे बनारस में रह के गए, अगले दिन वोटिंग थी, उसका रिजल्ट आया, यहाँ की जनता ने उनको नकार दिया। हाँ, श्रीकांत जी 3 बार से स्नातक एमएलसी थे। इस टॉपिक पर आप जुड़िए और मुझे थोड़ा समझाइए, क्योंकि मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। श्रीकांत जी कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे दयाशंकर जी बता रहे हैं पिछले महीने में बड़े बड़े कार्यालय खड़ा मैंने बता रहा हूँ। जी दयाशंकर जी, आता हूं आपके पास वापस। श्रीकांत जी, दयाशंकर जी कह रहे हैं कि भाजपा इतने पैसे खर्च कर रही है, बड़े बड़े कार्यालय बना रही है, देश का कहां जा रहा है पता नहीं, लेकिन मैं तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं जो कि तृणमूल पार्टी की पॉलिटिक्स करता है वहां पर बंगाल में रहकर, जिसके पास नौकरी नहीं है, ठीक से खाने को नहीं था कल तक, परसों तक, अचानक उसकी बहुमंजिली इमारत कहां से खड़ी हो गई। गांव वाले बाकी लोग कहते हैं कि भाई इसके पास इतना पैसा कहां से आ गया। हाँ, क्योंकि वो कार्यकर्ता है बंगाल के गांव के और छोटे छोटे नगरों के, शहरों के। जी नहीं सुजीत जी, मुझे आपसे शिकायत है जी, आप टीएमसी कितना अच्छा और बेहतर काम कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं को लाइजनिंग सिखा रही है अगर, और वो उन्हें एज ए लाइजनर प्रमोट कर रही है और सेटअप कर रही है, और आप उसमें भी कमियां और खामियां निकाले बेचारे 2 पैसे की लाइजनिंग करके। और ये कमी है, मतलब जब मुंबई में किया जाए तो आप उसे दलाल पथ कहते हैं,
और अब छोटे अगर कार्यकर्ता अगर पार्टियों की लाइजनिंग कर रहे हैं, पार्टी में अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, 4 लोगों को अपने साथ ला रहे हैं, तो आप उनके जी 3 मंजिले मकान पर आप सवाल उठा रहे हैं। मेरा मानना है कि मकान उनको बन गया है, ठीक है, अच्छी चीज़ है, मकान ऐसे बनने भी चाहिए। लेकिन हम्म सवाल ये है कि जो उसमें बेड लाइजनर है, वो गुड लाइजनर को देखकर जो है उसको थोड़ी हाँ तकलीफ होती है, दिल उसका मतलब होता है। और ये सबसे बड़ी समस्या है और दिक्कत ये है कि वो जो बुरे बैड एलिमेंट और गुड एलिमेंट जो जो भी है, जो लाइजनिंग चाहते हैं, वो सारे कार्यकर्ता, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो पिछले सरकारों से निकल के टीएमसी के पास आए और नहीं, वही सरकार कार्यकर्ता में निकल नहीं है के सर। नहीं, नहीं पिछली सरकारों से, आपको तो कह ही नहीं रहा हूं मैं, पिछली सरकारों से। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये अखबार में छपा है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। तो पिछली सरकारों से निकल के इस सरकारों में आए और इस सरकार से निकल के आने वाली जिन सरकारों की आप बात कर रहे हैं और शायद चर्चा जिस मुद्दे की कर रहे हैं शायद उनमें जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, कार्यकर्ताओं और नेताओं को अगर छोड़ दिया जाए सुजीत जी, तो हम्म बंगाल में आप देखिए जो टीएमसी का एक एक तरीके से कह सकते हैं कि एक ऐसा एक मुश्त वोट होता था जिसमें अति शूद्र जो आपके यहाँ कहे जाते हैं और मोटवा की ऐसी जी कोई एक जाति है, हाँ मोटुआ वो वो होते थे हाँ जो जिनके हाँ पास कागज तक नहीं होता था, हाँ और हाँ जो अति शूद्र है उसको नमो शूद्र बोला जाता है वहां हाँ, पे। नमो जी शूद्र। तो हम्म अब सोचिए वो दोनों जो है वो उसके विरोध में ममता बनर्जी बोलती हैं, आपको पता है, ममता हाँ बनर्जी उसके विरोध में बोलती हैं और अमित शाह उनको कैप्चर करने के लिए कहते हैं कि साहब इन सबको जो है नागरिकता और कागज की बात होगी। अब ये सोचिए वो पूरा वोट बैंक का चंक जो है, पूरा वोट बैंक का चंक वो कट रहा है, टीएमसी के धड़े से निकल रहा है और दूसरी तरफ जा रहा है। दूसरा मैं आपको बताऊं सबसे खास है, आप 2014 देखें और 2019 का इलेक्शन देखें या तमाम राज्यों के इलेक्शन देखें, क्योंकि मैंने इलेक्शन कवर भी किए हैं, सर्वे भी है और सर्वे में एक छोटी सी बात अपने सिर्फ न्यूज के दर्शकों को और सत्यान्वेषी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि सिर्फ न्यूज और सत्यान्वेषी भारत मिलकर बंगाल का सर्वे बहुत जल्द ही आप लोगों को बताने वाले हैं कि बंगाल का इस वक्त का ताजा हाल क्या है, उस पर ही बात करेंगे। लेकिन आप देखिए कि मैं देख रहा हूँ युवाओं को, खास तौर से जो युवा है वही ताकत, और आप सोचिए कि वही जो है सत्ता किसी को देते हैं। लेकिन बंगाल का जो युवा है वो ममता से नाराज है, वो टीएमसी से नाराज है और वो टीएमसी के नेताओं से नाराज है। क्योंकि दो तीन तीन चीजें मैं लास्ट कहना चाहूंगा। देखिए, बंगाल का आम आदमी जो है वो माटी मानुस भूल गया है, क्योंकि उसे पता है ना माटी है ना मानुस है और जो हो रहा है सो हो ही रहा है। दूसरी चीज है कि ममता को लेकर अभी भी सॉफ्ट उनके हार्ट में कॉर्नर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये भी आप समझिए। ममता, क्योंकि ममता पे किसी करप्शन के चार्जेस नहीं लगे हैं, ममता को लेकर उन्हें भी लगता है कि ममता को तो अब कि इस पे कोई कमी नहीं है, इसमें कोई खामी नहीं है। अभी भी बहुत सारे कोलकाता और जो 23-24 विधानसभा सीटें हैं वहां के ज्यादातर लोग इस बात को मानते हैं। राकेश जी उंगली उठाए, इससे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन बाकियों का क्या? और सबसे खास बात कि किसी भी टीएमसी नेता को लेकर आम बंगाली व्यक्ति, युवा खास तौर से, उसका फेथ नहीं है। उसे लगता है कि हम सेंट्रल में हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, सेंट्रल की सरकार के साथ अगर हम रहते तो यहाँ भी कुछ भला और बहुत सारी चीजें होती। सबसे आखिरी और अंतिम बात, ये जो एक धर्म को ज्यादा प्रोत्साहन देकर दूसरे धर्म को माइनस करने का जो काम है, और ये आग लगातार जो जल रही है वहां के लोगों में, जो अपने जी धर्म को लेकर, अपनी राष्ट्रीयता को लेकर और अपने धार्मिक मूल्यों को लेकर दबा कुचला जो महसूस कर रहे हैं, उसके कारण बहुत बड़ा चेंजेस है। लेकिन जी ये चेंजेस उतना भी मुझे फिलहाल नहीं लग रहा है कि बीजेपी आ पाएगी। जी जी राकेश जी अनम्यूट कीजिए। आपसे एक खास सवाल है मेरा, क्योंकि बंगाल के सिलसिले में जितने कार्यक्रमों में मैंने आपको सुना है, और आज भी सत्यान्वेषी भारत के इस पिछले कार्यक्रम में आपने जो बोला वो भी मैंने सुना। मैं उसी के आधार पे मैंने कुछ प्रश्न बनाया आपके लिए कि जैसे देखिए, पूर्वांचल के जो लोग हैं, बिहार के जो लोग हैं, एक जमाना था बंगाल के अंदर कि माना जाता था, और मैं तो बिना पॉलिटिकली करेक्ट हुए बात करता हूं कि ये लेबर क्लास के लोग हैं, ठीक है, चाहे कुली होगा या फिर जैसे रेल का टिकट कटाना होगा तो बंगाली मालिक जो है उसके बिहारी नौकर को भेज देगा टिकट लेने के लिए हावड़ा स्टेशन में। पहले जमाने में तो अलग अलग रिजर्वेशन काउंटर भी नहीं होता था, केवल स्टेशन में ही टिकट मिलता था।
ठीक है, एक तो वो वाली जो स्थिति है, तो आप कहते हैं कि वहां बंगाल में रोजगार खत्म हो गया है, लेकिन पूर्वांचल और बिहार के जो लोग आते हैं उनकी स्थिति उस वक्त जो थी आज भी वही है, शायद वो उसी से खुश है। एक स्थिति तो ये है। दूसरा, लेकिन जहां तक मैं पूर्वांचल और बिहार के लोगों का बंगाल में देखता हूं, 1984 में दिल्ली में भयंकर सिख विरोधी दंगे हुए थे। बंगाल में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन एक बड़ी अजीब घटना हुई कि 84 से पहले वहां के टैक्सी ड्राइवर सिख हुआ करते थे। अचानक 84 के बाद जितने टैक्सी ड्राइवर वो बिहारी और पूर्वांचली हो गए। इस पे थोड़ी आप रोशनी डालिए। और इन सब चीजों पर कभी बात नहीं होती है, कभी बात नहीं होती है कि बंगाल में ये क्या हुआ। कहीं बंगाल में कहीं अंदर ही अंदर कोई खून खराबा, कोई खौफ का माहौल ऐसा तो नहीं होता है कि रातों रात जितने टैक्सी ड्राइवर हैं वो सिख से बिहारी हो जाते हैं। जो मजदूर हैं क्लास के, वो मजदूर क्लास में ही रहते हैं और लगता है कि उनको कुछ खास शिकायत भी नहीं है। वो दिल्ली में नहीं आएंगे काम करने, कभी वो कलकत्ता ही जाएंगे, पटना से कलकत्ता जाएंगे, बलिया से कलकत्ता जाएंगे, दिल्ली की तरफ नहीं आएंगे। वहां वो ज्यादा अपनापन महसूस करते हैं, लगता है उनको घर जैसा माहौल लगता है। राकेश जी नमस्कार। एक तो जो आदमी जहां रहता है ना उसको अपना घर जैसा लगता है, वो थोड़ी मुसीबत परेशानी को भी झेल करके अपने घर को बचाने का प्रयास करता है। ये हमारा मानव सोच है, इसमें आप ये मत समझिए कि बंगाल में कोई बढ़िया व्यवस्था है। हाँ, बात पूर्वांचल और बिहारियों की वहां पर, मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो फलाना चाचा आए हैं कलकत्ता से, फलाना चाचा जा रहे हैं कलकत्ता। अब मैं नहीं सुन रहा कि वो कलकत्ता, वो अहमदाबाद जा रहा है, बॉम्बे जा रहा है, मतलब गुजरात, अहमदाबाद तो मेरे पर्टिकुलर गुजरात जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है या दिल्ली। कलकत्ता जाने की गाड़ी मैंने नहीं सुना कि कलकत्ता अब लोग जा रहे हैं, जो यही वाली जनरेशन। इसका वजह है कि शायद वहां पर रोजगार नहीं है। अब मैं दिल्ली में घर बना लिया हूं, बाल बच्चे मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, और अगर मेरे यहाँ काम छूट उठ भी जाए ना तो सोचूंगा यार घर कहाँ बेचू, कैसे बेचू, कुछ भी कर करा करके बच्चों को सर्वाइवल तो निकाल लूं। इसका मतलब ये नहीं है कि रोजगार बढ़ गया। बंगाल में यही है, बंगाल में रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया। मैं पर्टिकुलर जगह जहां मेरा आना, देखिए वैसे मेरा घर कॉमेक स्ट्रीट धर्मशाला में है, लेकिन ना मटिया बुरुज केशोराम कॉटन मिल, उसके बगल में वो स्पिनिंग मिल थी जिसको लोग हड्डी कल और चटकल बोलते हैं, वहां जूट मिल जो है वो हमारे यहाँ, हमारे गांव के कम से कम 50 लोग वो जूट मिल, चटका मिल और केशोराम कॉटन मिल में मतलब काम करते थे, जो कि अब बंद हो गया। ये 12 एकड़ जो हावड़ा से जाती है ना मटिया बुरुज 24 परगना होते हुए, उस बेल्ट में जो पूर्वांचल बिहारी रहते हैं वो आज अभी, जो हम तो सामाजिक लोग हैं, फोन उन पर बात करते रहते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपका झगड़ा हो जाएगा और अगर कोई मुसलमान है आप फोन करते रहिए, पुलिस नहीं। ये बात मैं मटिया बुरुज इलाके की कह रहा हूँ, फोन करते रहिए और पुलिस आएगी तो आपको पीट भी कीरे। अब बंगाल में जो गाली देता मैंने कहा कीरे मतलब नहीं चाहता, वो जो लोग बोलते हैं, चूंकि आपका चैनल शालीन भाई, उस पर कोई अनसेंसर्ड भाषा नहीं कहना चाहिए। वहां के लोगों का कहना है किसी भी चैनल पे ठीक नहीं है। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि गाली ठीक नहीं, लेकिन वो लोग जो भाषा का, पुलिस वर्दी पे पुलिस, वो हिंदू पुलिस है, वो मुसलमान पुलिस नहीं है। कलकत्ता पुलिस हो, पश्चिम बंगाल पुलिस हो, वावर्दी पुलिस गाली देते हैं और कहते हैं कि आपका सुनवाई नहीं होगा। ये कम्युनिस्ट के टाइम में नहीं था कि मुस्लिम परस्ती इस स्थिति पर थी। मैं कम्युनिस्ट टाइम में, मैं अपने 9वीं कक्षा तक तो मैं कलकत्ता कम्युनिस्ट स्थिति में रहा हूँ, वहीं पढ़ाई लेके आए मेरी, माय फादर और डॉक्टर देयर। तो वो उसके बाद परिस्थिति बढ़ चुकी, मेरे दादाजी के एक्सपायर की वजह से बाबूजी को आना पड़ा, वो एक अलग कहानी है। लेकिन मैं उसमें आना जाना, मेरा घर है वहां पर, किराया लेने में जाता हूँ, मेरी प्रॉपर्टी है वहां पर, तो वो भी आना जाना है। तब की स्थिति और आज की स्थिति में मैं देख रहा हूँ कि बहुत भिन्नता हुई ममता बनर्जी के बाद। पूर्वांचलियों के, और जो आपको टैक्सी वाली बात कर रहे हैं ना, आपको वहां पर हिंदू मुस्लिम राइट्स की जब से हुई, आपको मैं जगह का नाम नहीं बताया, आप वहां के रहने वाले, जिस स्थिति वहां पर हिंदुओं को काटा गया था ना, वो जिसको भी कहानी याद है, दंगा जब बंगाल में कोई सोचा तो सोचा कि मरने से पहले छोड़ के चले जाए। वो जो टैक्सी वाले भागे ना वहां से, उनको वो याद था कि काटा जाता है और कोई सुनवाई नहीं हुई सरकार के द्वारा। तो कोई आदमी मुझे लगेगा कि आज मैं काट दिया जाऊंगा तो मैं भागूंगा ना भाई, घर द्वार छोड़ करके। पंजाब में जब स्थिति खराब हुई तो लोग अपना जर जमीन छोड़ कर भागे कि नहीं,
पाकिस्तान हाँ। से जब आपको भगाया गया तो आप जमीन छोड़ के भागे कि नहीं? कितने लोग बंगाल बॉर्डर पर बसे ना पंजाब से आकर के, पाकिस्तान से आकर के, तो उनको तो जान जोड़ रही है ना, धन जमीन छोड़ के भागेंगे। तो वो जो टैक्सी ड्राइवर की आप बात कर रहे हैं, वो अपनी उस स्थिति को, कि अगर देखिए दंगा कहीं भी हो सकता है, लेकिन कुछ शरारत प्रायोजित होती है और कोई सरकार चुप में रहती है तो भाई चलो हो जाने दो, तो वहां पर ना ये स्थिति है पहले से ही कि वहां पर हो, तो उसी डर से सरदार लोग चले गए। अब वो वैक्यूम तो फिजिक्स का सिद्धांत है, वैक्यूम तो रहता नहीं ना, पानी या हवा हटेगा तो दूसरा आ जाएगा। तो वो चूंकि स्थिति हमारे वहां पूर्वांचली लोगों की बड़ी स्थिति थी, टिकट कटवाने के लिए आदमी जाता था, वो तो अब वो टैक्सी सीख गया, मालिक का गाड़ी पहुंचते पहुंचते गाड़ी चलाना सीख गया और लाइसेंस बन गए और टैक्सी चलाने लगा। मेरे गांव में 10-15 लोग टैक्सी चलाते हैं, उन्होंने खरीद लिया है, कि इन्होंने ड्राइविंग कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं सब। लेकिन बंगाल की स्थिति अब बगैर बंगालियों का, गैर बंगालियों के लिए नरक हो जाएगा। वहां पर तो एक ममता के आने के बाद बंगाली और गैर बंगाली का बहुत बड़ा लफड़ा है। अगर मैं राकेश सिंह परमार हूं तो मेरी सुनवाई बाद में है, अगर मेरा नाम राकेश स्वपन दास गुप्ता है तो मेरी सुनवाई पहले है। ये भी है, पहला प्राथमिकता मुसलमान को, दूसरी प्राथमिकता बंगाली को, और लास्ट में बिना सुनवाई अगर फ्री में मिल गया तो गैर बंगालियों का है, ऐसा मिलेगा। जी, मैं दयाशंकर जी के पास वापस जा रहा हूँ। दयाशंकर मैं जी कैसे आ दयाशंकर- गए? दयाशंकर मुगल सराय में है, मुगल सराय में है, ये तो प्रश्न बनता है। इसी मुगल प्रश्न सराय में को है। लेकर पूरे प्रदेश में सर, यूपी में, हाँ, पूरे दयाशंकर प्रदेश जी। में, पूरे देश में टीएमसी है। आप हाँ, भ्रम में, नहीं। लोगों को भ्रम में मत डालिए, सगुफा मैं- बांटते रहिए देश में। वही मैं कहता हूं कि एमआईएम जो है वो एआईएमआईएम है और टीएमसी जो है वो एआईटीसी है, तो ऑल इंडिया लगाना जरूरी है उनसे पहले। तो खैर, लेकिन जो जिस बात पर मैं आपसे प्रश्न करना चाह रहा था दयाशंकर जी, पहले तो राकेश जी ने आर्थिक अवस्था की बात की बंगाल की। 60 के दशक से जब से नक्सलियों का उत्पात वहां था, उस समय से जो है लगातार बंगाल के लोग रो रहे हैं कि यहां से उद्योग भाग रहा है। आप लोगों ने भी बहुत शिकायत की थी जब सीपीएम की सरकार थी कि यहां उद्योग नहीं है तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। अब हर साल बंगाल बिजनेस समिट करती है ममता जी, कोई एक ढेला नहीं देता बंगाल को पैसा, रोजगार कहां से आएगा? तो आप में राकेश कुछ ऐसा सिंह जी- क्या आएगा? कि उद्योगपति जो है वो आप पर विश्वास नहीं कर सकते कि अच्छा, निवेश कैसे करेंगे राज्य में। यूपी पूर्वांचल से राकेश सर भी हैं, मैं भी हूँ जी। आप ही बताएं, इनकी सरकार है बीजेपी की, अगर इतनी इंडस्ट्रीज कंपनी 6 वर्षों में लगा दी गई है, तो बता रहे हैं, ये खुद भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ के लोगों को अब कलकत्ता नहीं दिल्ली जाना पड़ता है, बॉम्बे जाना पड़ता है, सऊदीया जाना पड़ता है, ढाका कहाँ, पंजाब जाना पड़ता है, खुद वर्णन कर रहे हैं। यानी कि आप कहीं ना कहीं बीजेपी के सरकार से संतुष्ट हैं। परमार साहब, आपको ही कह रहा हूँ, राकेश जी आप कह रहे हैं कि पूर्वांचल के लोगों को जाना पड़ता है। जोड़ लीजिए, बलिया वाले को नोएडा आना पड़ रहा है, बलिया वाले को ग्रेटर नोएडा आना पड़ रहा है। मैं तो यही तो पूछ रहा हूँ, और बनारस वाले को ग्रेटर नोएडा आना पड़ रहा है, वो यूपी ही है। बहुमुखी रामराज नहीं जा रहे हैं। रामराज, मैं भी 35 साल का हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी कितने बच्चे डिग्रियां ले लेके, नेट पीएचडी करके, इंजीनियरिंग करके, मेडिकल, चलो नेटवर्क उनको म्यूट करें तो मैं उनको जवाब दे दूं। कर रहा हूँ। तो हाँ, पहले उनका आप शायद बताइए कुछ कि कितनी नेटवर्क इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम है। लगी, कितनी कंपनी लगी, कितने रोजगार के लिए आपने किया, रोजगार के मैं लिए बोलूं? पूर्वांचल के लिए कितना? तो प्रश्न जी, पूछ के जवाब तो लीजिए। हाँ, आपने प्रश्न पूछा, राकेश जवाब तो लीजिए। जी एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, आप दोनों जवाब दीजिए बारी बारी। 2020 का सबसे बड़ा रोना कोरोना है ना? तो कोरोना का जब लोगों ने कहा कोरोना सबसे बड़ा रोना है 2020 का पूरे विश्व भर में, तो जब लोगों को यह समझ में आया कि बदमाशी करके चीन ने कोरोना वायरस बनाया, तो सारी कंपनियां चीन से पलायन करने लगे। भारत में उत्तर प्रदेश सरकार, गुजरात सरकार और तमिलनाडु सरकार तत्पर हो गई तुरंत कि जो कंपनियां चीन से भाग रही हैं वो हमारे राज्यों में आ जाए। बंगाल की सरकार तत्पर क्यों नहीं हुई? जी,
अब मैं बोलूं। सबसे पहले मैं डॉक्टर दयाशंकर जी की बात कहूंगा। उत्तर प्रदेश में जो आप पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, जब भी कहीं कोई उद्योग धंधा लगता है ना, तो दो चीज मेरा अपना मन है, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री हूं और उद्योग लगाना होगा ना, तो मैं पहले सैटेलाइट मैपिंग लूंगा कि कौन सी ऐसी बंजर जमीन है जहां पर खेती योग्य कोई जमीन नहीं है, वहां पर उद्योग लगाया जाए और खेती योग्य जमीन को बचाया जाए। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री हूं तो यही करूंगा। एम्स खोलने की 5 करोड़ लोगों पे एम्स खोलने की, सुन लीजिए, 5 करोड़ लोगों पे एम्स बनाने की बात हुई थी 14 में, आपने किया था, कितने एम्स बने? हाँ, अब बोलूं, सुनते ना, एक बीच में बोलने के तो रिदम टूट जाएगा ना। तो जो पूर्वांचल बेल्ट है ना, जहाँ मुगल सराय आप है, बगलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, वो सब खेती योग्य जमीन है। वहां जो उस स्तर के उद्योग है वो अब कर रहा है। जैसे बनारस के बुनकरों के उद्योग का बहुत बड़ा काम हो गया। बिजली की रियायत माननीय प्रधानमंत्री जो वहां से सांसद हुए उन्होंने दिया, बिजली की बहुत सारी सुविधाएं दी। अब बहुत ज्यादा देर तक बिजली आ रहा है और वहां का बनारस का साड़ी उद्योग तो मेरे ख्याल से दुनिया में अगर कहीं भी जाइएगा तो बनारसी साड़ी का बड़ा नाम कितने तो नहीं है। आज से बनारसी साड़ी तो सदियों से है सर उद्योग, ये सब तो बंद नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ, जिस तरह से कलकत्ता में बंद हो गया। बता रहे हैं जो सदियों से, हजारों वर्षों से जो उद्योग चल रहा है, बिल्कुल। धंधे चल अरे रहे हैं, भैया, तो उसको बढ़ाया गया, बंद नहीं किया। आपने, यही तो फर्क है। बंद आप करेंगे क्या? बंद करने के लिए हमने किया कि उसको सुविधाएं और बढ़ा दी। नोटबंदी आपने किया, आपने नोटबंदी किया, तालाबंदी किया, घर में लोगों को कोरोना के नाम पे बंद किया। चलिए, मैं बीजेपी के पास देश गया, दयाशंकर जी, राकेश जी, दोनों के पास मैं आऊंगा वापस। दयाशंकर जी, आपके पास वापस आऊंगा। समझ रहे हैं, बीजेपी बंद करने ही आई है, नोटबंदी की। हाँ, आपके पास बंद किया दयाशंकर जी, कोरोना। अरे दयाशंकर जी, राकेश सिंह परमार सेंटर राइट है, बीजेपी नहीं है। बीजेपी की तरह मत ट्रोल कीजिए, वो तपोष पाल है। तपोष पाल जी, बिहार में जब लालू राज खत्म हुआ और नीतीश राज शुरू हुआ और आपकी पार्टी के सहारे शुरू हुआ, तो एक चीज तो खत्म हुई कि अपहरण, एक्सटॉर्शन, फिरौती का पैसा, यह सब तो खत्म हो गया, लेकिन बिहार में उद्योग लगा नहीं। बिहार आज भी पिछड़ा राज्य है, ठीक है। तो आप पर कैसे भरोसा किया जाए कि आप बंगाल में आ जाएंगे तो बंगाल का परिवर्तन कर देंगे? बिहार का परिवर्तन तो आप कर नहीं पाए। देखिए, आप ही ने बताया कि परिवर्तन हुआ है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है, पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया बिहार में। और किसने बताया कि नहीं आया है? सबसे बड़ा इंजन का जो रेलवे का प्रोजेक्ट है वो वहां पे लगा है। प्राइवेट निवेश नहीं हुआ है, प्राइवेट निवेश नहीं हुआ है। प्राइवेट निवेश, अब वो प्राइवेट प्लेयर्स पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप कॉन्फिडेंस दे पाते हैं। और नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारा राज्य जो है, नहीं, वो कहते हैं हमारा राज्य समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है। देखिए सुजीत जी, नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारा जो राज्य है बिहार, वो लैंड लॉक का मतलब स्टेट है, मतलब समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए हमारे यहाँ ज्यादा जो है वो बिजनेस नहीं आता है। तो जी मैं याद दिला रहा हूँ, जस्ट मेमोरी। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। बिहार में भी इन्वेस्टमेंट हुआ है और मैं तो बिहार मैं बिहार के बारे में कैसे कमेंट कर सकता हूँ? और बीजेपी की सरकार है तो आप नहीं तो कौन करेगा? दयाशंकर जी करेंगे वहां के लिए कमेंट। अरे तो मैं बिहार से थोड़े ना तो। चलिए, आपको माफ किया जाता है। आप बस इतना बताइए कि आप पर विश्वास कैसे करें, या फिर मैं आपके साथ सोमनाथ जी को वापस जोड़ता हूं, ठीक है? आप दोनों आपस में तय कर लीजिए। सोमनाथ जी, আপনার पाड़ा है तापोश पाल आपके पड़ोस में आते हैं, ठीक है? एक बाल्टी उल्टी करके, जैसे वहां पे होता है, कहीं पर भी कोई भाषण देने लगता है या एक कुर्सी कहीं से खींच लेता है, उस पर खड़ा हो जाता है, लोग चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं सुनने के लिए। तो अब तापोश पाल आते हैं, आपके इलाके में भाषण देते हैं कि बंगाल का आमूल परिवर्तन कर देंगे वो। सोनार बंगाल, सोनार। आपको विश्वास होगा? आप तापोश पाल पर विश्वास कर पाएंगे? सोमनाथ जी,
आपकी आवाज नहीं आ रही। उनकी आवाज नहीं आ रही। सोमनाथ जी, इतना बढ़िया प्रश्न हमसे काहे नहीं पूछ रहे हैं भाई? वो म्यूटेड नहीं है, ये म्यूटेड नहीं है सोमनाथ जी, फिर क्यों उनकी आवाज में दिक्कत है? ये वाला प्रश्न हमसे पूछिए। या तो सोमनाथ जी आप वो फोन वाला ईयरफोन लगा लीजिए, श्रीकांत जी, फोन का ईयरफोन लगा लीजिए। यही प्रश्न दादा हमसे पूछिए। हाँ राकेश जी बताइए, विश्वास कर पाएंगे अगर तापस जी आपके इलाके में आए, आप बंगाल में रहते हैं, मान लीजिए आप कमैक्स स्ट्रीट के अपने मकान में हैं, वहां तापस जी आते हैं भाषण देने के लिए, कहते हैं कि अभी ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं, रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, ये सब हम अब बदल देंगे, तो आप विश्वास कर पाएंगे? हाँ, क्यों कर पाएंगे, यहाँ मैं आ रहा हूँ। हाँ, बिहार में क्यों नहीं इंडस्ट्री है, यहाँ मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट में आपको बात समझा दूंगा। पहले क्यों करूंगा, असल में ना, हु इज द लीडर, कौन लीडर है और उसका जीन क्या है। हाँ। असल में नमो नरेंद्र मोदी है, जिनका जीन अब विकास था, वो अपने आप विकास किया हुआ है, तो मे भी की करेगा, मे भी तो लग गया ना। उसने जब वो आया महाराष्ट्र की सारी अमरिंदर सिंह विकास नहीं करेंगे क्या? कैप्टन अमरिंदर सिंह विकास नहीं करेंगे? अमरिंदर की बात नहीं आई अभी तो। भारतीय आप ऐसे कैसे एक व्यक्ति को लेकर कैसे कर सकते हैं आप? नहीं, कैप्टन अमरिंदर तो वहां गए भी नहीं ना, वो तो वहां को भर देती है। अभी वहां नरेंद्र मोदी सरकार बनाने की दावा कर रहे, तो बात नरेंद्र मोदी की होगी, कांग्रेस की बात हो सकती है। नहीं, कांग्रेस ने कहा कि वो सरकार बनाएगी। राकेश जी, आपका प्रेम बार बार जगता है। नहीं, प्रेम नहीं जग रहा है, खास पार्टी को लेकर आपका प्रेम बार बार जगता है। ऐसा है, कांग्रेस अगर आप कहती कि मैं सारी सीटों पर लड़ रहा हूँ और आई एम गोइंग टू बिकम ए गवर्नमेंट, तब मैं कहता हूँ क्या करती, तब मैं कहता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को संवारा था, इस देश को संवारने में पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान था, नोबडी कैन चैलेंज हिम, मैं तब कहता। तो अभी तो घर में बैठ के थप्पड़ भी आ रहा भाई, तो जो आदमी लड़ाई में नहीं है सोमनाथ जी को हम सुन पाएंगे। हाँ सोमनाथ जी, राकेश, हाँ राकेश अभी आपके पास आ रहे हैं राकेश जी वापस। राकेश जी बोल रहे हैं कि उनको विश्वास है, भाजपा के लोग अगर आकर उनसे कहते हैं कि अब बंगाल में निवेश आएगा, मतलब आएगा। सोमनाथ जी आपका क्या कहना है, आप विश्वास कर पाएंगे कि भाजपा निवेश ला सकती है बंगाल में? आपकी आवाज नहीं आ रही अब भी। मैंने म्यूट अनम्यूट करता हूँ। हाँ बोलिए। वो इंटरनेट की दिक्कत है तो जी जिसकी आ रही है उसका तो आप बंद कर रहे हैं। नहीं, कुछ या तो उन्होंने अपने डिवाइस पे कुछ म्यूट करके रखा हुआ है या कुछ ऐसा, कुछ परेशानी आ गया। हाँ, क्योंकि इंटरनेट में फिर पिक्चर में भी दिक्कत आती है, उसमें दिक्कत नहीं आ रही है, केवल साउंड में दिक्कत आ रही है। वीडियो में दिक्कत नहीं है, केवल ऑडियो। हाँ, पूरी अपनी बात पूरी कीजिए राकेश जी। हाँ, तो क्या है ना कि कौन आ रहा है उसकी बैकग्राउंड देखी जाती है। तो भाई नरेंद्र मोदी आ रहा है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात में मुख्यमंत्री बने, वो सीधे दिल्ली के पार्टी ऑफिस से गए थे, सरकार का कोई अनुभव नहीं था। तब भी महाराष्ट्र की बहुत सारी कंपनियां गुजरात में गई, एक भी कंपनी को बंद करने का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी का नहीं है कि गुजरात में कोई कंपनी उन्होंने बंद कर दिया हो, कोई वाइस काम किया हो, उन पर मुस्लिम और हिंदू का लड़ाने भड़काने का क्या था, जो उन्होंने सड़कें बनाया है। मुसलमान इतना खुश है कि वहां पर मुसलमान अपना उद्योग चला रहे हैं। 2002 दंगा प्रायोजित था, उसके बाद कोई मुस्लिम के अगेंस्ट कुछ हुआ नहीं, ये उनके पक्ष में जा रहा है। इसलिए हो रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी विकास पुरुष आया है, तो उसका कल्चर विकास का है, तो वो विकास करेगा, इसलिए मैं भरोसा करूंगा। देखिए, भरोसा तो आपको करना ही है। जीडीपी कहाँ जा रही है, देश की जीडीपी कहाँ जा रही है? कोरोना को से जा रहे भाई, कोरोना को से जा रहे सर, कोरोना तब भी दुनिया में हमने अपने आप को स्टेबल किया। ठीक है, एक बार फिर कोशिश करते हैं सोमनाथ जी। अब वो बिहार में क्यों नहीं हुआ बताओ? सुना दे रहा आप लोगों को? हाँ, अब दे रहा है। हाँ, बीजेपी पे भरोसा कर सकते हैं आप सोमनाथ जी? देखिए यहाँ पे बीजेपी कोई भी अगर आ जाए, यहाँ पे 2 चीज का एक रिफॉर्म करना पड़ेगा, एक लैंड का और एक लेबर का। जब तक ये दोनों यहाँ पे बंगाल में कोई नहीं करता है, तब तक बंगाल के ऊपर मैं उम्मीद नहीं रख सकता हूँ। तो ये और ये करने के लिए जहां पे भी आप शुरू करते हैं, अगर मान लीजिए बीजेपी इस बार आ भी जाए और ये इस रिफॉर्म्स के ऊपर उन लोग चले जाए, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि यहाँ पे सीपीएम टीएमसी से सभी लेके रास्ते पे सो जाएंगे और ये काम होने नहीं देगा। मतलब
सिंगूर और भी 5 से 10 सिंगूर खड़ा हो जाएगा इसमें। तो बंगाल को लेके इस चीज पे मुझे उम्मीद बहुत कम ही है कि बीजेपी आए और कोई भी आए, ये पहली बात। दूसरी बात मुझे लगा कि यहाँ पे आपका जो मैं लोकल लेवल में बीजेपी लीडरशिप देख रहा हूँ, तो मैं इसे कह रहा हूँ कि ये भूखा वर्सेस भरा पेट का फाइट हो रहा है। मतलब जो सब है, जो भरा पेट वाला है, अभी मुझे उन्हीं पे भरोसा, जो भूखा है वो आके बाकी जेसीबी से खोदेगा बाकी जितना पड़ा हुआ है, क्योंकि उन लोगों का उस तरह का लेवल का लीडरशिप है ही नहीं। तो मैं चाह रहा हूँ कि देखिए, अभी मेरा सोच था बीजेपी लेवल में, बंगाल का लेवल में, मैं ऑल इंडिया लेवल में कभी नहीं जाऊंगा इस समय, मैं एटलीस्ट मैं लोकल से स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे लिए जो बीजेपी था, मेरे लिए बीजेपी एक बहुत आइडल था, पार्टी विद डिफरेंस, बहुत कुछ सुने थे। लेकिन बाद में जब यहाँ पे हम सब कार्यकर्ता से लेके मैं जब लीडरशिप देखा, तो मेरे लिए वो एक ही चीज पार्टी विद डिफरेंस था, लगा कि ये है भूखा, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो अभी भूखा का जगह यही है कि मतलब ये फ्राइंग पैन टू फायर भी हो सकता है, क्योंकि इन लोगों का जो लीडरशिप स्किल है, जब जिस दिन से उन लोग आया है आफ्टर 23 मई के रिजल्ट के बाद, उन लोगों का एक अलग से रवैया, रुतबा अलग टाइप का हो गया है। मतलब जिसको बांग्ला बोलो उद्धत ऑडासियस उन लोग हो गए हैं वो। हाँ, उद्दंड हो गए। तो उस तरह से उन लोग वहां पे, मतलब जिस तरह से बाइक लेके घूम रहा है, इस तरह से हो रहा है, तो इन लोग काफी कॉन्फिडेंस है उन लोग भी कि आएंगे। लेकिन उन लोग स्पीच वगैरह जो रख रहे हैं, उसमें से ये इन लोग भी शांत रह जाए, ये रह जाए। उनको लगता होगा कि जिस तरह से उत्तर भारत में चुनाव होता है, वही स्टाइल अगर अपनाया जाए तो शायद बंगाल में भी सफल होगा। लेकिन शायद बंगाल के लोगों को थोड़ी सी नरमी पसंद है, उद्दंडता पसंद नहीं है। बाइक में रैली निकालना, ये सब बंगाल के लोगों को पसंद नहीं है। बाइक का रैली मतलब क्या? ये तो फिर टीएमसी वहां कैसे जीत जाती है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये टीएमसी जिस समय से जीता था, अभी टीएमसी वहां पे देखिए, अभी बंगाल का जो सिचुएशन है, ये जो कोई भी गवर्नमेंट आए, उसे देने वाला सरकार बनना पड़ेगा, क्योंकि सीपीएम से स्टार्ट हुआ है थोड़ा बहुत, ममता दीदी इतना कुछ देते गई, सबको देते गई, पेट भर चुका है, फिर भी देते गई। अब इन लोग का इस तरह से आदत का लत लग चुका है सबका। बीजेपी को भी अगर आना पड़ेगा, उसको भी देना ही पड़ेगा। मतलब थोड़ा बहुत आप कह रहे हैं तमिलनाडु जैसी हालत है। जैसे तमिलनाडु में कहा जाता है कि जब प्रचार को निकलते हैं तो हर वोटर को 500 का नोट थमा देते हैं। नहीं, वो 500 वाला नहीं, यहाँ पे देखिए हर चीज देने, ये जितना भी स्कीम चलेगा। नहीं, यहाँ पे जितना भी स्कीम्स है सब लोगों को दिया जा रहा है। और अच्छा। भी इन लोग का भी कुछ भी, मैं जब लोकल लेवल का पार्टियों के इसमें देखता हूँ कि कुछ सभी जाके कुछ ना कुछ लेके ही आ रहा है। देने वाला कोई है नहीं, लेने वाला सब है। तो ये वाला जो आदत एक बार लग चुका है ना, जो भी कोई भी पार्टी अगर आ जाए, उसको भी वही देना ही पड़ेगा। जब जहां नहीं देगा, उसके खिलाफ बात करेगा। ठीक है, लेकिन सोमनाथ जी एक खास विषय पे, क्योंकि शुरुआत में जो आपने कहा और उसमें बहुत डरावनी एक चीज थी, इसलिए उस पर थोड़ा मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपने कहा कि जो लैंड लॉज और लैंड और लेबर, इन दोनों को जो रिफॉर्म कर पाएगा वही सुशासन चला पाएगा। तो लैंड रिफॉर्म में दर्शकों को मैं बता दूं, क्योंकि हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, तो मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से कलकत्ता गया था अपनी बीएससी की पढ़ाई करने, और हर दीवार पे मैं देखता था एक चीज लिखी हुई है, सीपीएम के लोगों ने लिख रखा है, लैंड रिफॉर्म्स, आमूल भूमि संस्कार लिखा होता था बांग्ला में, कि हमने जो लैंड रिफॉर्म किया है। अच्छा, उस समय तो था, कॉलेज में भर्ती हुआ था, ठीक साफ पता नहीं चलता था, लगा कि कुछ बहुत बड़ी महान चीज कुछ होगी। बाद में पता चला श्रीकांत जी कि लैंड रिफॉर्म होता क्या है सीपीएम का, कि ये जब नक्सली गए और सीपीएम वाले आए, उन्होंने चुन चुन कर जितने भी जमीन वाले लोग थे उनको काट के फेंक दिया और उनकी जमीन बंटवा दी सब। इस तरह से उन्होंने गांव में खासकर अपनी पैठ बनाई, जमीन बांट के। तो ये लैंड रिफॉर्म, बंगाल का लैंड रिफॉर्म तो बड़ा खतरनाक रिफॉर्म है। तो फिर ये चाहिए भी नहीं ना। आपके पास अगर 3 मंजिला मकान है, आपको काट के फेंक दिया जाएगा और आपका एक एक फ्लोर वहां के पड़ोस में बांट दिया जाएगा, सब खुश। एक निजी अनुभव है मेरा, अगर माफी चाहूंगा। टालीगंज में मेरा घर है,
टालीगंज कलकत्ता में, और 48 रुपया किराया है, और मैं यहाँ पे 6,500 रुपए की जहाज पकड़ करके जाता हूँ और 48 रुपया लेकर के आता हूँ। ये खैर पहले कनॉट प्लेस में भी था, मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी था। हाँ, पता नहीं वो तो अभी है ना, अब तो वो जो किराया अधिनियम लगा चेंज हुआ है तो उसमें कोई हुआ है, बट कलकत्ता में नहीं है। वो जो रिफॉर्म वाली बात और लेबर रिफॉर्म, वो तो मेरा विषय है कि मैं तो कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हूँ। लेबर रिफॉर्म बंगाल में तो बहुत जरूरत है। मैं वहां याद था 5 पैसा भाड़ा बढ़ता था, बढ़ते भाड़ा दे बोना आए चोलवे ना जो बंगाल की संस्कृति है ना, उसको चोलवे ना को थोड़ा चूल टाइट करनी पड़ेगी, नहीं तो ये चोलवे ना को पूरे बंगाल को न चले। ये तो दयाशंकर जी, ये जो विकट परिस्थितियां हैं बंगाल की, आप लोगों ने इसको सुधारा नहीं क्यों पिछले 10 साल में? पिछले 10 सालों में आपको काम करना चाहिए था, ये सब ठीक करना चाहिए था। काफी सुधार हुआ है, वहाँ की जनता दीदी के साथ है और लोग उसको निगेटिव चीजों को प्रसारित करें, ये गलत चीजें है। देश भर में जहां जहां सरकारें इनकी हैं, जगह जगह से ये वहां से हारते जा रहे हैं। कितने स्टेट इन्होंने गवा लिया, 14 से अभी तक देखा जाए तो अपनी कमियां, अभी जस्ट चुनाव मैंने बताया एमएलसी का हुआ, वहां भी ये लोग गए, अब जनता इनको रिजेक्ट करना शुरू कर दी है। सगुफेबाजी करना, झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करके राजनीति करना और सपने दिखाना 2 करोड़ जॉब। तापस जी जवाब दीजिए थोड़ा। हाँ, मैं तो ये सब चीजें अब जनता समझ चुकी है, वो समझ रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ये कुछ भी नहीं करने वाले हैं। और अकाउंट खुलवाया गया, गरीबों का पैसा, कहीं आप पैसे खिला के तो नहीं पलायन करवा रहे हैं तापस जी? अरे और ये बेसलेस बातें बता रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। मैं आ रहा हूँ उस पे। मैं सोमनाथ जी से एक बार पूछना चाहूंगा कि वो लैंड रिफॉर्म जो आपने बताया है वो एग्जैक्टली क्या है, मतलब उसमें क्या सुधार चाहिए आपको? বাংলায় বলার বক্তব্য হচ্ছে গিয়ে যাতে যারা আসবে জায়গা জমিগুলো ঠিক যেন পাওয়া যায়, মানে আরেকটা দ্বিতীয় সিঙ্গুরের মতন যেন তৈরি না হয়। এখন আপনি আমার যেটা দরকার, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये कह रहे हैं वो। सिंगूर की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यही विषय शायद मेरे ख्याल से राकेश जी ने भी पिछले कार्यक्रम में उठाया था कि किसानों को जमीन भी वापस नहीं मिली, वहां के युवाओं को टाटा में नौकरी नहीं मिली, ना घर के रहे ना घाट के रहे। मैं वो प्रॉब्लम जानता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यूनिवर्सल कोई प्रॉब्लम है कि दिस इज स्पेसिफिक टू सिंगूर ओनली? इज देयर एनी जनरलाइज्ड प्रॉब्लम फॉर द एंटायर वेस्ट बंगाल की पूरे उसमें इसी तरीके entire Bengal, not only Singur, entire Bengal. This terms of the problem according to entire Bengal. এটা শুরু হয় কি একবার একটা জায়গায় আপনি যদি একবার একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে নেন, পরের বার ব্যবসাদাররা অন্য জায়গায় আসতে আরেকবার চিন্তা করবে যে এই আরেকটা সিঙ্গুরের মতন আমি ঝামেলায় পড়বো না। তো আমার কথা হচ্ছে কি এই বিশ্বাসটা দেওয়াতে হবে যে আমরা ল্যান্ড একটা মানে আগের থেকে একটা ল্যান্ড দেখাতে হবে। ओके गॉट योर पॉइंट। लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि ये लोगों को भी विश्वास दिलाना पड़ेगा और इंडस्ट्री को भी विश्वास में लेना पड़ेगा, ये दोनों चाहिए। मैं स्पेसिफिक केसेस बताता हूं तापस जी कि जो ये लेबर रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, लैंड रिफॉर्म की बात हमने कर दी, लेबर रिफॉर्म की जो बात कर रहे हैं, कलकत्ता में, कलकत्ता के आसपास छोटे शहरों में, गांव में कहीं पर भी जो है एक तरह से आप देखिए कि कानून चलता नहीं है। जहां तक लेबर का कानून का सवाल है, किसी की अगर नौकरी चली जाती है, नौकरी लगने से, नौकरी चले जाने से सब कुछ जुबानी खर्च होता है, कागज पे कुछ नहीं है। आपको कह दिया जाए कि आपको 1500 रुपए की नौकरी मिलेगी या 15,000 की मिलेगी, हो सकता है 15,000 बोल के आपको ज्वाइन करवाया जाए, 1500 रुपए दिया जाए। आपने विद्रोह किया, आपने सवाल पूछा कि आपने तो 1500 बोला था, 15,000 बोला था, वो कहेंगे कागज दिखाओ। ठीक है, और कागज कैसे दिखाएंगे? अगर ज्वाइन करने के बाद आपने तुरंत अपॉइंटमेंट लेटर मांगा तो आपसे कहा जाएगा अभी कैसे कर्मचारी हो, तो कल ही ज्वाइन किए हो और अभी कागज के लिए मरे जा रहे हो तुम। आपको रखेंगे नहीं। और दूसरा क्या है, उनको ये बताया जाता है कि अगर ये स्थिति है, बरसों ऑफर लेटर भी नहीं मिलता, ऑफर लेटर भी नहीं मिलता।
कुछ नहीं मिलता है। मैं पैसा दूंगा तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, इस तरीके का डर दिखाते हैं वो ये इट्स अ नोन फैक्ट। ये आप परिवर्तित कर पाएंगे? একটা সমস্যা হয়ে গেছে, क्योंकि ये पूरा सिस्टम बदलने की बात है, पूरा सिस्टम बदलने की बात है। मैं अब सीरीज में एक एक करके आंसर देता हूं मैं, ठीक है। लैंड रिफॉर्म का जहां तक है वो डिस्कशन हो चुका, उस पे अगर आपको कुछ वो करना मैं लास्ट में कवर करता हूं। इसका मैं बता दूं, लोकल आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए मैं बता दूं जो हमने स्टडी किया है, और अगर बीजेपी आती है जैसे अभी बताया तो क्या कैसे करेंगे, उस पे सीधा सा है कि वहां के जो लोकल उद्योग, मैं एक केस स्टडी लेता हूं आपको। नवरदीप में सारे लोकल साड़ीज, जो तात के साड़ीज होते हैं वो बनते हैं। अब उनके साथ क्या दिक्कत है कि वो एक साड़ी की बुनाई का 100 रुपए देते हैं, तो जितनी ज्यादा, और एक साड़ी को बुनने में उनको करीब करीब मतलब बहुत ज्यादा वो समय देते हैं, तो 3 दिन में कवर करते हैं, लेकिन रिलैक्स मोड में बनाते हैं तो 1 हफ्ते का समय लगता है। तो इस तरीके से, और ये डिपेंड करता है कि जिनके लिए ये साड़ी बुन रहे हैं, मैं लेबरों की बात कर रहा हूँ, जिनके लिए ये साड़ी बुन रहे हैं उनका अगर नहीं बिकता है तो फिर इन लेबर को भी वापस नहीं बुलाते हैं ये। तो ये एक मतलब वाइसी वर्सा डेडलॉक टाइप की सिचुएशन है। इस पे हम लोगों ने केस स्टडी किया हुआ है। हम लोगों ने कुछ तरीके ढूंढे हैं जिसमें साड़ी बेचने के लिए उनको नहीं जाना पड़ेगा, जिनको साड़ी चाहिए वो आएंगे उनके पास। तो इस तरीके के कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि हम लोग डेवलप करेंगे, और ये मैं शेयर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टीएमसी यहाँ बैठी हुई है, वो कॉपी कर लेंगे हमारे। अच्छा, तेरे शहर कॉपीराइट वायलेशन का डर है। सुजीत जी, मैंने तपोष को सुना, मुझे ऐसा लग रहा है कॉपी नहीं चुस्ती है। हाँ सुनिए ना, तपोष पाल को सुना, मुझे ऐसा लगा कि तेरे शहर का मौसम गुलाबी है। मिनिमम बैलेंस जमा कराओ और गरीब लालच दो, 15 लाख रुपया देंगे, खाता खुलवाओ उनसे, फिर उसमें से डिडक्शन करो। पैसा भी है गुफा, ये एक से बढ़ के एक। तपोष, तेरे शहर का मौसम गुलाबी है, और ये जो दावा है ये सब किताबी है। यानी कि आप समझ लीजिए, आप जितना कह रहे हैं उसमें तपोष का जिंदाबाद, देखिए, है ना? ठीक है तपोष, ये सारा वादा जो है वो किताबी है। जबान खर्च आप कर रहे हैं, जबान खर्च उधर से हो रहा है। तपोष, मुझे एक चीज बताइए। मैंने आपको फैक्ट्स बताया, मैं यूज केसेस पे की बात कर रहा हूँ, एक केस स्टडी की बात कर रहा हूँ। और एक गुजरात मॉडल लेकर आप 2014 में आए और आपने अपने सत्ता में आप आ गए। 2014 से लेकर 2020 तक का समय आ गया, गुजरात मॉडल आज तक इस देश ने देखा नहीं। गुजरात मॉडल निकला ही नहीं, क्योंकि था ही नहीं, वो था ही नहीं। वो रंग के जो आप सीआर लाए थे और कह रहे थे शेर है, वो शेर दिल्ली आते ही ढेर हो गया। आप कोई मॉडल बताइए जिसे आप बंगाल में लागू करेंगे। प्रॉब्लम क्या है सुजीत जी, कि मेरे घर में बड़ी गंदगी है, और मैं उसको अगर साफ करूंगा ना तो मुझे बड़ा समय लगेगा, बड़ी मेहनत लगेगी, और मेरे घर में कालीन भी है। तो मैं क्या करता हूँ कि वो झाड़ू लगा के उस कालीन के अंदर, कॉलेज टाइम में हम लोग करते थे, है ना, हॉस्टल में जब रहते तो हम क्या करते थे कि झाड़ू गंदगी होती थी वो उसके अंदर अपन लोग डाल देते थे। तो आप लोगों में अभी ताकत नहीं है, आप लोग अभी सुनिए ना, छोड़ देंगे। टीएमसी को लीजिए या लेफ्ट पार्टियों को लीजिए, वो लोग जो है सब साफ सफाई नहीं करते थे, वो गंदगी सारा जो है वही कारपेट के अंदर डालना शुरू करते हैं। अब वो कारपेट इतना गंदा है अंदर से, अगर कारपेट हल्का सा भी आप ऐसे करें तो हजारों दिन की गंदगी उसमें से निकल के आती है। उस कारपेट के अंदर भुखमरी है, उस कारपेट के अंदर बेरोजगारी है, उस कारपेट के अंदर अशिक्षा है, उस कारपेट के अंदर जो है हेल्थ जो है वो थर्ड क्लास हेल्थ है, उस कारपेट के अंदर है, उस कारपेट के अंदर हत्याएं हैं, और उस कारपेट के अंदर बंद होते हुए जितने श्रमिक हैं, बेरोजगार होते हुए जितने श्रमिक है उस कारपेट के अंदर है। और ये बीजेपी भी, मैं आपको बता दूं, ये बंगाल में जीतने के बावजूद भी, अगर खुदा ना खास्ता जीत जाते हैं, है ना, हो सकता है कि बटेर मार दें, हो सकता है, मैं आपको खुश हो जाइए, आप खुश हो जाइए। वैसे सुजीत जी सिर्फ न्यूज और सत्यान्वेषी बहुत जल्द ही एक सर्वे लेकर आ रहे हैं हम लोग, जमीनी सर्वे है वो,
ठीक है, ये जीत भी जाते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं, रीढ़ में वो हड्डी नहीं है कि उस कारपेट को उठा पाए। मैं आपको ये बता देता हूं, जो बात सोमनाथ कह रहे थे कि जीत भी जाए कोई भी, भर पेट और खाली पेट, लेकिन वो जो दो मेन चीजें उसको रिफॉर्म करने की बात, ताकत रीढ़ की हड्डी नहीं है। जी राकेश जी और सोमनाथ जी, आप लोग बारी बारी एक चीज पर गौर कर सकते हैं। श्रीकांत जी ने जो बात उठाई, श्रीकांत जी ने जो बात उठाई, और वो बात निकली तापस जी की बात से। तापस जी ने कहा कि उनके पास कुछ खास प्लानिंग है बंगाल के लिए, जो वो बताना नहीं चाहते क्योंकि टीएमसी का जो प्रवक्ता है से कमेंट आना शुरू हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे उसको हाँ तो नहीं, तो इसी के जवाब में मैं कह रहा हूँ, एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, बिल्कुल हाल ही का उदाहरण है कि 2019 के चुनाव प्रचार में मोदी ने दावा किया था, वादा किया था कि किसानों को साल में 6,000 रुपए देंगे वो, और दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो अपने घोषणा पत्र में राहुल गांधी ने उससे भी कहीं बड़ा, जो न्याय स्कीम जो था, उससे कहीं बड़ा अमाउंट राहुल गांधी ने प्रॉमिस किया था, लेकिन लोगों को लगा कि 6,000 कम अमाउंट हो सकता है, लेकिन मोदी दे देंगे। राहुल जो कह रहा है वो दे नहीं पाएंगे। इसलिए राहुल, क्योंकि अगर कहा जाए तो न्याय की जो स्कीम है उसमें अमाउंट ज्यादा था, बल्कि मुझे ऐसा लगा था उस समय कि घोषणा पत्र जो कांग्रेस की है, कांग्रेस का घोषणा पत्र बहुत ज्यादा जोरदार है, लेकिन जो आदमी उसको डिलीवर करेगा लोग उसी पर विश्वास नहीं कर पाए। तो शायद इसकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ सुजीत जी, लेकिन एक यूपी बिहार में एक कहावत है, राकेश सिंह परमार बहुत बढ़िया समझेंगे, ये जो देश के जो नेता है ना, वो बिना, हमारे यहाँ कहावत है कि बिना दूध के 6 महीना लड़का के जिया दिया जला, ठीक है, यानी कि 6 महीना गुजर भी जाएगा, दूध की बात भी नहीं होगी और लड़का जिंदा रहेगा। तो ये जो राजनेता है, वो कांग्रेस बीजेपी कोई भी हो, तापस जी में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तापस जी में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो अपना मॉडल बताएं, और वही चीज अगर ममता जी चुरा भी लेती हैं तो ममता जी पर लोग विश्वास नहीं करेंगे, आप पर करेंगे। ममता जी वो डिलीवर नहीं कर सकती हैं, आप कर सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए आप में। राकेश जी जी हाँ, आपने अपने प्रश्न का तो जवाब खुद ही दे दिया कि कौन आदमी है, ट्रस्ट किसके पास है। 6,000 पर लोगों ने भरोसा किया और 75,000 पर लोगों ने भरोसा नहीं किया। यही बात मैं कहने वाला, ये बंगाल मॉडल गुजरात मॉडल में कुछ नहीं है। गुजरात मॉडल और बंगाल मॉडल, जैसा कि कुमार श्रीकांत साहब ने कहा ना कि वो सब कारपेट के नीचे अंदर, जरूर उसके सफाई में टाइम लगेगा, एक दिन के अंदर नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी सरकार जब से आई है तब से हमारे देश के एक माननीय प्रधानमंत्री, जो स्वयं मैं जानता हूं कि वो खुद भी बड़े ईमानदार रहे होंगे, उन पर कोई लाछन नहीं था, वो अलग बात है कि उन पर इल्जाम लगा, कह रहे थे कि अगर 1 रुपया जाता है तो 15 पैसा पहुंचता है। अब 1 रुपया जाता है तो सीधे कुमार श्रीकांत के खाते में 1 ही रुपया पहुंचता है बैंक के माध्यम से। ये ट्रस्ट बिल्डअप हुआ है। उन्होंने 6,000 के जगह 7,000 खाते में तपोष पाल ने आज तक पैसा नहीं पहुंचाया है। तपोष पाल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार कोई आपके खाते में पैसा डालेगी तो विदाउट एनी कट आपके यहाँ जाएगा, क्योंकि ये ममता बनर्जी की सरकार नहीं है जिसको बाद में कहना पड़ा कि कट मनी वापस करो। चूंकि मैं एक कार्यक्रम में बोल चुका, इसी को बार बार ना बोलूं। नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं कहा कि कट मनी वापस करो, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कट मनी की इजाजत ही नहीं दी। अब राम बंगाल की होता तो ये कहता कि वो पैसा भेजने का ठेका भी एक कंपनी को दिया जाता है, वो कंपनी गुजरात से निकल के आती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं लेफ्टिस्ट होता तो ये कहता। मैं जरा मॉडल की बात बता दूं। देखिए क्या है जो तपस भाई नहीं कह पाए, बिहार में ना एग्रीकल्चर बेल्ट है, वहां पर ना बहुत बड़ा उद्योग लगाने की, भारी उद्योग का जगह नहीं है, स्कोप नहीं है। समुद्र के किनारे किनारे पश्चिम बंगाल है, ये जो कलकत्ता, ये तो सारा इस घाट से उस घाट आने जाने की नावें चलती रहती है, बीच में बड़ी बड़ी मतलब वो तो हल्दिया बहुत बड़ा, हल्दिया तो पोर्टी बहुत बड़ा। मैं उसके बाद ना छोटा मझोला, हर तरह की मतलब समुद्री मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, तीनों मार्ग से जुड़ा हुआ है कलकत्ता। उसमें अगर 2 चीज रिफॉर्म, देखिए रिफॉर्म, नरेंद्र मोदी चुनाव के ठीक पहले जीएसटी लगा दिए। गुजरात में बनिया बेल्ट है, उद्योगपति है, लेकिन उन्होंने अपने परिणाम का परवाह नहीं किया कि भाई गुजरात चुनाव के ठीक पहले जीएसटी लगा को मेरे को नुकसान करेगा। नरेंद्र मोदी 99 पे आ भी गए थे,
नहीं, हाँ इसमें एक बिल्कुल, लेकिन परवाह नहीं किया ना, परवाह नहीं किया। परमार साहब मतलब जीएसटी का उनका अपने- देश हित मतलब है, राजनीतिक हित नहीं है, देश आगे है। तो नरेंद्र मोदी जब पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो पश्चिम बंगाल के हित की बात करेंगे, बेशक उनकी सरकार ना बने। इसलिए मैं भरोसा करता हूं और बंगाली भी भरोसा आपके लिए एक करेंगे। टिप्पणी आई है राकेश राकेश जी, स्क्रीन जी। पे देखिए, आपके लिए एक टिप्पणी आई है, स्क्रीन पर देखिए। एक चीज है, दूसरों के कारपेट की गंदगी तो भाजपा इत्र की तरह सिर चढ़ा रही है। नहीं, एक गंदगी बताइए जिसको हाँ, आप लोगों की बात कर रहे हैं ना, मुझे बोलने नहीं, दीजिए। उनका तालमेल लोगों से है। हाँ, यार देखिए, कारपेट देखिए हमारे यहाँ कहा गया कि कारपेट की पाप बात से से घृणा कम करो, नहीं कॉपी से देखिए। नहीं। हाँ, नहीं, वाल्मीकि ने बहुत बड़ी रामायण की रचना की। एक मिनट महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि क्या थे? राकेश जी कह रहे हैं कि बहुत पाप बड़ा से रचना घृणा किया, कीजिए, पापी से नहीं। पापी से नहीं। इसीलिए बीजेपी इस मोटो को मानती है। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी को जब बीजेपी ने ज्वाइन करवाया और उससे पहले नारद स्टिंग ऑपरेशन में, अरे कहने दीजिए, आप सेंटर टू राइट है, बोलने दीजिए भाई साहब। नारद स्टिंग में शुभेंदु अधिकारी पैसा लेते हुए आए और बीजेपी ने उसको खूब सर्कुलेट किया, ट्विटर से लेकर अलग अलग जगह पर। लेकिन जैसे शुभेंदु अधिकारी आए, पाप से घृणा कीजिए, पापी से नहीं, तुरंत वीडियो बीजेपी ने डिलीट कर दिया और बीजेपी ने वो सारे वीडियो को माफ कर बताया दिया। जाएगा कि यहाँ पर ये स्कोप नहीं हो, ममता जी यहाँ चलता था, यहाँ पर स्कोप सुजीत यहाँ जी, सिर्फ काम करना पड़ेगा, ये है। अरे ये तो काम क्या किए हैं वही तो पूछा जा रहा है। राकेश जी, दयाशंकर आप भी जी, बिना दूध के काम 6 महीने लेकर जी आते हैं। काम तो वही पूछा जा हाँ। रहा है। हाँ, नहीं, वो तो दयाशंकर कोरोना जी एक ने बात आपकी थोड़ी बताइए, इज्जत बचा ली, आपको जो अपनी नाकामी कोरोना के आड़ में आप लोगों ने छुपा लिया। वो दयाशंकर जी, तो आपके लिए कोरोना भगवान बनकर आया, बीजेपी के लोगों के लिए। जो देश की हसर आप लोगों ने किया है, लेकिन देश पाताल में चला दयाशंकर जी गया। एक बात बताइए, क्या स्थिति है लोगों की इस समय? लोग दयाशंकर कितने जी एक बात परेशान है, युवा बताइए, कितने परेशान है, पढ़ लिख के आत्महत्या कर रहे हैं, पुलों पर से कूद जा रहे हैं, कलह हो रहा है, घरों में लोग मर रहे हैं। दयाशंकर जी प्रश्न सुन लीजिए। और कलह में जो लोग मर रहे हैं, बीजेपी उनको बता देती है कि हमारे कार्यकर्ता हैं जिनका हत्या हो रही है। हाँ, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, Wrong बिल्कुल ऐसा नहीं statement. है। I will strongly object. Wrong statement made by Kumar Khan. It's a totally condemnable. Totally condemnable. Wrong statement. नहीं ये Wrong statement. जो ये आत्महत्या वाले को बीजेपी कार्यकर्ता बता रही है. They are killed by the KMC worker. They are killed by the KMC worker. तापस जी और दयाशंकर जी, नहीं ये गलत है। देखिए, कार्यकर्ताओं का जिन्होंने अपना वो खोया है, अपनी जान दी है पार्टी के लिए, आप उनको इस तरीके से धूमिल नहीं कर सकते। थोड़ा सम्मान रखिए। और मैं बताऊं, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा उनके पूरे बॉडी पे 12 छर्रे मिले थे। आप क्या वो इस तरीके से आप उसको ऐड करते हैं? ये गलत है। सुजीत जी, पुलिस पर आपको भरोसा है कि नहीं? एक पॉइंट पे हम विचार करते हैं। दयाशंकर जी और तापस पाल जी एक चीज पर आपस में सहमति बनाए, हर चीज पे लड़ते रहते हैं कि ये जो आपने नारदा की बात की, श्रीकांत जी आपने नारदा की बात की, और हम सब देख रहे हैं कि इस पर कोई और बात नहीं हो रही है, शारदा पे बात नहीं हो रही है, रोज वैली पे बात नहीं हो रही है, कोई बात नहीं हो रही है। तो हर चीज पे ये दोनों झगड़ते रहते हैं। कम से कम इसमें तो एक दूसरे का धन्यवाद करना चाहिए कि भाई वो मुद्दा ही दब गया है। हजारों लाखों लोगों के पैसे डूब गए, कोई बात नहीं, लेकिन एक दूसरे को बचा लिए ये। अरे जेएनयू में मैं बताऊं, जेएनयू में 2 लोग होते हैं, तू मेरी खुजला मैं तेरी खुजलाऊंगा। हाँ, ठीक है, हम भी जेल क्या है, इसीलिए। हाँ, धन्यवाद करेंगे, स्क्रीन पे ऑन एयर है, ऑन एयर धन्यवाद कर दीजिए बीजेपी का। आपके खिलाफ तमाम जो जांच पड़ताल है सब बंद हो गया है। बीजेपी में जो चला जाएगा उसका जांच पड़ताल बंद हो जाता है। नहीं, जो शारदा नारदा है उस पर जांच होगी और जो भी दोषी है उनको पकड़े जाएंगे। आप लोग बात ही नहीं करते हो शारदा नारदा की? बिल्कुल उसमें होगा, उसमें तो सीबीआई जांच चल रही है, सीबीआई उसमें काम कर रही है। और तो मुझे बता दीजिए, देश के गृह मंत्री ने पिछले 6 बार का विजिट है, 6 बार के विजिट में एक बार भी किसी की बात की है? बताइए ना मुझे, आप बता दीजिए, एक मुझे आप बता दीजिए बाइट जो उन्होंने दी हो प्रेस वार्ता में।
और बल्कि मैं बता दूं, मैं सुजीत जी माफी के साथ, साउथ का एक टेलीविजन है, साउथ के नहीं, एक हाँ पश्चिम बंगाल का टेलीविजन है, सॉरी, उसने जब गृह मंत्री से पलट के ये पूछा, जब मतलब से सवाल किया कि सब आप तो इन मुद्दों पे बात नहीं करते हैं, तो गृह मंत्री ने बिल्कुल सीधा और सपाट जवाब दिया, नो कमेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, नो कमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोमनाथ तो जी, क्या कहा जा सकता है? सोमनाथ जी, आप जहाँ पर रहते हैं वहां बहुत से गरीब लोगों ने, मुझे पता है कि शारदा में पैसे लगाए थे, चिटफंड में पैसे लगाए थे, और वो सारे पैसे डूब गए। इनफैक्ट मध्यम वर्ग और अमीर लोगों ने नहीं लगाए थे पैसे, गरीब आदमी ने, टैक्सी ड्राइवर ने, जो रेहड़ी लगाने वाले ने, इन सब लोगों ने पैसे लगाए थे शारदा में। तो उनको, उनका क्या रुझान आप देख रहे हैं? वो बीजेपी की तरफ उम्मीद भरी नजर से देख रहे हैं कि वो बीजेपी आएगी तो हमारा पैसा वापस आ जाएगा? पैसा वापस नहीं आएगा ये उन लोगों को भी पता चल चुका है, क्योंकि जिन पे भरोसा किया था, जो कुछ देर पहले बात हुआ, तो कोई जो मैं बता रहा हूँ कि ये रोज वैली, ये सब चिट फंड का बेनिफिशियरीज अभी धीरे धीरे बीजेपी की और राह देख रहा है। तो एक तो पहले गया है अभी, और एक दूसरा भी गया है, जा रहा है, चला गया, और भी चिट फंड बेनिफिशियरीज रहेंगे, उन लोग भी बीजेपी की ओर जाएंगे, क्योंकि उनको भी केस उनके अगेंस्ट में नहीं हो। ये बीजेपी एक इलेक्शन के समय स्टार्ट होता है कि केस, किसी के पुलिस केस वाला सिस्टम, क्योंकि जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो मेरे पे सोमनाथ जी के लिए एक सवाल है, अगर हाँ। सोमनाथ जी, आप तो वहां बंगाल का इलेक्शन और बंगाल की राजनीति बेहतर समझ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये छूट छूट कर भाग रहे हैं कैदी, जैसे कैदी भागते हैं, जैसे उनकी सजा पूरी हो जाती तो भागते हैं, कैदियों की तरह ये जो प्रेम उमड़ रहा है बीजेपी के लिए टीएमसी के नेताओं का, क्या आपको लग रहा है क्या वाकई में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट है, और जो आहट है उसको देखकर ये सब भाग रहे हैं? कहीं भी लग रहा है आपको इनके? नहीं, अगर मुझे आप बहुत फेयर से पूछे तो ये मुझे अभी तक नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है कि बहुत लोगों को टिकट नहीं मिलने का भी संभावना से भी उन लोग वहां पे जाने का एक वो भी गुण है। लेकिन हाँ, कुछ पिकअप शायद अच्छे हो जाए, क्योंकि उन लोग का एक कंप्लेन है अगेंस्ट। हाँ, लेकिन 6 महीने पहले तो टिकट नहीं बांटा जाता है। नहीं, 6 महीने नहीं टिकट नहीं बांटा जाता है। এটা কি আরো গুছিয়ে বলছি, এটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে অনেকের ক্ষোভ আছে, অনেক ক্ষোভ আছে ববি হাকিমকে নিয়েও, ফিরহাদ হাকিমকে নিয়েও অনেকের ক্ষোভ আছে। তো যাই হোক, সেই ক্ষোভগুলোকে যখন ওরা কি করেছে, যারা যারা কি চেয়েছে, শুভেন্দু অধিকারী ইনফ্যাক্ট আজকে সব থেকে, যে শুভেন্দুকেই আমি ধরি, কেন শুভেন্দু ওদের আপাতত বেস্ট পিক আপ, মুকুল থেকেও বেশি ভালো বলবো শুভেন্দুর পিক আপটা। কিন্তু শুভেন্দুতে আজকে নিজে, ওদের পরিবারের আজকে 4 থেকে 5 জন, মানে 2 জন সাংসদ, 1 জন এমএলএ, 1 জন চেয়ারম্যান আর 1 জন কাউন্সিলর, প্লাস 7 থেকে 8খানা কোঅপারেটিভ ব্যাংকের উনি চেয়ারম্যান, প্লাস 7-8টা কমিটির উনি চেয়ারম্যান, হুলিয়া ট্রাস্টি। এটাই টিএমসিও বলছিল যে ওর দুঃখ কিসের, রাগ কিসের, এত দুঃখ কিসের, রাগ কিসের, এত কিছু পাওয়ার পরে ওনার কোথা থেকে সমস্যা হলো এটা বোঝাটা। मैं ये प्रश्न दयाशंकर जी के पास ले आता हूँ। दयाशंकर जी, आपकी पार्टी में बड़ी एक अजीब सी चीज नजर आई पिछले हफ्ते, वो ये कि जब शुभेंदु जाने वाले थे, कम से कम 48 घंटे तक आपने रोकने की कोशिश की, उसके बाद आपने छोड़ दिया। उन 48 घंटों में आपने 2 लोगों को भेजा उनके पास मान मनोवल के लिए, सौगतो रॉय को भेजा और प्रशांत किशोर को भेजा। अब प्रशांत किशोर समस्या की जड़ है। आपके जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के लिए ये कल के छोकरे जो काम करते हैं और अपने आप को बहुत मस्त कलंदर समझते हैं, ये हमें बड़े बुजुर्गों को बता रहे हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। उस आदमी से नाराज होकर लोग भाग रहे हैं और उसी आदमी को आप बिचौलिया बनाकर भेज रहे हैं उनको बनाने के लिए। लेकिन एक मिनट दया जी, प्रशांत किशोर ने ना केवल क्या कहते हैं टीएमसी के लीडर्स और कार्यकर्ताओं को नुकसान किया है,
बल्कि पत्रकारों का नुकसान किया है, क्योंकि कोई भी पत्रकार किसी से बात करने जाता है तो आम आदमी सबसे पहले ये पूछता है, ये टीएमसी का कार्यकर्ता सबसे पहले ये पूछता है कि आप पीके की टीम से तो नहीं है। मतलब हमारी क्रेडिबिलिटी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं आप लोग। दयाशंकर जी। जी जी हेलो जी, आ रही है आवाज। देखिए ऐसा है कि किस आवाज आ रही है? जी जी। परिवर्तन संसार का नियम है। कोई व्यक्ति समझता है कि हमें वेटेज परमानेंट दिया जाए। जब व्यक्ति जवान रहता है तो बहुत तेज वो दौड़ता है, जैसे जैसे बूढ़ा होता है, ठीक है, तो काम करने की क्षमता भी कम होती है। अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो हमें ऐसा है ना, वो तृणमूल का नेता थोड़ी किराए पे लिया है आपने उसको। अरे तो भाजपा में भी तो किराए पे थे, बिहार में भी तो किराए पे थे, उस समय तो किराए पे नहीं थे, भाजपा को नहीं पता था। आपने उनकी बीजेपी थोड़ी ना ज्वाइन की थी प्रशांत किशोर ने। नहीं तो अब टीएमसी थोड़ा ही ज्वाइन उन्होंने किया है। तो बातचीत भाई अगर आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ आप सजेस्ट कर लें, तो क्या उसमें दिक्कतें आ रही है, क्या तकलीफ हो रही है? किसी व्यक्ति को अगर रखा गया है कि आप इनसे सलाह मशवरा कर लें, तो क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कतें आ रही है उनको। नहीं, उनको क्यों दिक्कत है? यही तो दिक्कत है। अच्छा राकेश जी, ये बताइए, आपने किसी पार्टी में लिखा है, राकेश जी, मान लीजिए आपकी एक संस्था है और भाजपा को अंदरूनी कोई बातचीत करनी हो और भाजपा ने आपको हायर किया हुआ है, ठीक है, आप भाजपा के हैं नहीं है, भाजपा ने आपको हायर किया हुआ है और बहुत जरूरी आवश्यक काम के लिए भाजपा को किसी और पार्टी के साथ अलायंस की बातचीत करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, तो वो अपना नेता भेजेगी ना, आपको थोड़ा ही भेजेगी। यही बता रहा है कि ममता दीदी का किसी पर भरोसा नहीं रहे और कोई ममता दीदी पर भरोसा नहीं करे। ले दे करके भतीजा और पीके दो ही लोग उनके नजर में रिलायबल है कि यही लोग कुछ हमारे मतलब की बात कर सकते हैं। ऐसा तब होता है जब वहां के लोगों को ये पता चल जाता है कि इस समय आना उजड़ने वाला है, तो नीचे कौन बैठेगा? तब तो मरेगा। आपने पहले अपने बयान में कहा था कि जब तृणमूल का उदय हो रहा था तो कम्युनिस्ट से इसी तरह से लोग भाग भाग के इधर आ रहे थे, क्योंकि उनको आभास हो गया था कि ये समय न उजड़ने वाला है। वही सीन आज तृणमूल में हो गया है ममता दीदी के यहाँ। वो पता चल रहा है कि समय न उजड़ने वाला है, इसलिए वो कोई बात कॉन्फिडेंशियल किसी नेता पर कर नहीं सकती। मान लो वो किसी नेता को आगे जाए और वो पता चले कि देखो जी ममता जी ने ये वाला पैकेट डील किया था, ऐसा है, ये वाला लेकर दोनों भाई निकलने क्या, उनको ये खतरा है, क्योंकि उनको तो भरोसा नहीं कौन जा रहा है। क्योंकि देखिए आप जनमोर्चा का टाइम देखिए, पता नहीं चलता था कि कौन जनमोर्चा ज्वाइन कर रहा है कांग्रेस छोड़ करके। उसी तरह से जब जनता दल बना तो पता नहीं चलता था कि कौन आज सुबह जा रहे। मैं बताऊं, हमारे बलिया के बीजेपी हमारे अध्यापक वो गाड़ी, सुनिए आज मैं बैठ के आए बलिया, सुनिए बलिया आए चंद्रशेखर जी की पार्टी के टिकट लेकर के और फार्म भर दिए मुलायम सिंह की पार्टी से। तो राजनीति में होता है तो आप तृणमूल कांग्रेस के नेत्री को किसी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं कि कौन टिकने वाला, तो किसी से भरोसा नहीं रहता। ये बताइए, तापस जी से पूछते हैं। तापस जी, प्रशांत किशोर आपके लिए भी काम कर चुके हैं, तो नहीं छोड़ के रखा है, उनको भाजपा पे भरोसा नहीं है, तो नहीं छोड़ के रखा है। प्रशांत किशोर कहीं वहां जाकर आपका काम तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, हमें प्रशांत किशोर से कोई सरोकार नहीं है। आपके पेरोल पे है क्या? वो आपके पेरोल पे है ऐसा लग रहा है मुझे कभी कभी। हमारे कोई पेरोल पे नहीं है और हम किसी को अपने पेरोल पे रखते भी नहीं है। और नहीं, ये गलत बात, ये आपने गलत बोला। सुजीत जी, मैं इनकी बात को याद दिलाता हूँ, नीतीश कुमार ने ये बोला प्रशांत किशोर के साथ जब मनमुटाव हुआ तो उन्होंने बोला कि मैंने अमित शाह के कहने पर रखा था, मुझे कौन सी मोहब्बत थी उस व्यक्ति से। तो अमित शाह की बात अभी भी प्रशांत किशोर मानते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने पहले नीतीश की लुटिया डुबो दी, अब ममता की लुटिया डुबोने के लिए आपके पास तुरुप का इक्का है, उसी को फेंक देते हैं हर जगह। मैं बोलता हूँ इस पे, उनको अगर पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूँ। हाँ, मैं पॉइंट टू पॉइंट मैं भी जवाब दे रहा हूँ। उनको रखा है जेडीयू ने और भाजपा के खुद के प्रभारी हैं जिनसे ममता खुद डरती है। जब वो 5 लोगों को सौंपा गया था उसमें सुनील देवधर जी भी थे और दुष्यंत कुमार भी थे
और जब इन 5 लोगों को रखा गया और कोलकाता भेजा गया तो सबसे पहले ममता बनर्जी ने यही बताया कि डरती है बाहर ममता, यहाँ पे वो करे। तो हमें किससे डरती है? हमें किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है और हमें कोई सरोकार भी नहीं है। हम किराए पे न लोग रखते हैं, हमारा बहुत सही है। जल्दी आयातित बहुत नेताओं को जल्दी ये जुटा रहे बोलेंगे हैं कि आप। इनको आपको आम जरूरत जनता की नहीं भी है जरूरत नहीं है। आयातित नेताओं को। दूसरे पार्टियों में जिनके ऊपर ब्लेम लगा है उनको आप ले रहे हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग जा रहा है उनको रख ले रहे हैं, और अपने आप को देश में बताते हैं, विश्व में बताते हैं हम ईमानदार व्यक्ति हैं। ठीक है, जिनके ऊपर ब्लेम लग जाता है। अपने पास क्यों रखे हुए थे? उनको निकाल देते आप अपने पार्टी से। जब वो आपके पार्टी छोड़ के चले गए तब आप कह रहे हैं कि उनको आप नहीं, अभी तक तो वो आपके पास थे ना। इससे पहले अरे प्रशांत जी को आप ऐसे नहीं बोल सकते। वीडियो डिलीट किया है, आप बताइए ना। तो वीडियो डिलीट किया है अभी, उससे पहले क्यों नहीं वीडियो आपने डिलीट कर रखा था? वीडियो क्यों आपने डाला था? अगर वो शुभेंदु अधिकारी से आपको इतनी और वो इतने बड़े करप्ट व्यक्ति थे तो आप उनको निकाल देते। नहीं, आपने वीडियो क्यों पहले डाल रखा था? मैं तो मान एक ही बात बोलूंगा, एक मिनट तपस पाल, हम कार्यक्रम के अंतिम चरण पे आ गए हैं। बस एक ही बात बोलूंगा। मशीन आप अपने आप को देखिए, जनता समझ चुकी है, वो भी काम करना है, करिए, बीजेपी में सम्मिलित हो जाइए। तापस जी और दयाशंकर जी, आप दोनों को मैं थोड़ी देर के लिए एक मिनट ज्यादा गुस्सा मत करिए, सुनिए। चरण में है श्रीकांत जी। हाँ, बंगाल के पिछले कार्यक्रम में को हमने इस तरह से कंक्लूड किया था कि शायद सत्ता परिवर्तन हो भी जाए, व्यवस्था परिवर्तन मुश्किल लग रहा है, तो अभी तो करप्शन के केस में भी, भ्रष्टाचार के इशू पर भी हमें लगता है कि कोई हल नहीं निकलेगा। तो फाइनल रिमार्क्स दीजिए। मुझे नहीं लगता कोई हल निकलेगा। सत्ता परिवर्तन हो सकता है, व्यवस्था परिवर्तन बड़ी दूर की कौड़ी है, और इसके लिए जो चोटी का पसीना है वो एड़ी में आना पड़ेगा। जो चोटी से पसीना का बूंद निकलता है, जब तक वो एड़ी में नहीं आएगा तब तक। और बंगाल तो अब हर एक आदमी अपने आप में खलीफा है। बंगाल और बिहार खास तौर से दो ऐसा प्रदेश है जहां हर एक आदमी तुर्रम खा है। एक महिला ममता बनर्जी से कम नहीं, और एक पुरुष ज्योति बसु से अपने आप को कम नहीं समझता। ये ध्यान रखिए, बंगाल बड़ा टेढ़ा कीर है। लेकिन इसमें एक चीज तो है जिसे अब मुझे लगता है कि माफी के साथ मैं अंत में ये बात बोलूंगा, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को भी लगता है कि ये मोदी और शाह और खास तौर से बीजेपी की ये जो ये किलिंग मशीन जो घूम रही है, हर राज्य से छत्रपों को गायब कर रही है, इससे मैं अकेले नहीं लड़ सकती। ये डर है, ये भय है। इसीलिए देखिए, मैं सीधे सपाट बात कर रहा हूं। इसीलिए प्रशांत किशोर को हायर किया गया। प्रशांत किशोर को 1 साल से पैसा दिया जा रहा है, पूरा फ्रीडम दिया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी प्रशांत किशोर के अंडर काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर अभिषेक बनर्जी के अंडर काम नहीं कर रहे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्रशांत किशोर फ्री हैंड है, और प्रशांत किशोर बहुत अच्छा इलेक्शन मैनेज करते हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो बीजेपी को मैनेज कर रहे हैं। कैसे सत्ता मिल सकती है, इस पे भी कोई दो राय नहीं। आज का ट्वीट देख लीजिए आप, आज का ट्वीट देख लीजिए। बीजेपी के लिए, वो बीजेपी के फायदे के लिए सारा खेल खेल रहे हैं, सारा खेल। अगर आप तमाम खेलों को देखें तो इसीलिए मेरा मानना है कि ममता बनर्जी को कमान अभी भी अपने हाथ में लेनी चाहिए। पानी इतना नहीं गुजरा है कि फिसलन ज्यादा हो जाए। ममता बनर्जी हाथ में ले ले तो बात बन सकती है। जी दयाशंकर जी, बीजेपी में लाख बुराई हो, आप अपना बचाव कीजिए। अमित शाह ने जो कल आंकड़े बताए कि 1960 के दशक में भारतीय जीडीपी का 30% हिस्सा बंगाल का हुआ करता था, आज 3% रह गया है। ये कोई जुमला नहीं था, ये तो सरकारी विश्व में अपनी स्थिति, देश की, इस बारे में आपने क्या किया? बतानी चाहिए कि देश की माली स्थिति क्या है, आर्थिक। बंगाल नहीं, 10 साल में आपने क्या किया? आप अपनी बात कीजिए। भाजपा बेकार पार्टी है, मान लिया, चलिए आपने क्या किया? स्थिति क्या है? नहीं, बीजेपी, नहीं, मैं, आपने क्या किया बंगाल के लिए, ये बताइए। जनता ने 100 दिन के लिए मेरी बात समझिए, 100 दिन के लिए आपने मांगा था ना, तो किसान दिल्ली में बुला रहे हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं 50 लाख किसान। 100 दिन के लिए आपने बोला था। आप कह रहे हैं कि आप उतने ही बेकार है जितने बीजेपी है। आप कह रहे हैं कि भाजपा नहीं कह रहा हूं, आप भी उतने ही बेकार है, आप यही कह रहे हैं ना?
ये अच्छा, मैं सोमनाथ जी, थोड़ी कह रहा हूँ, मैं थोड़ी ये कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ बात करने लगते हैं, नेहरू जी की बात का जो करने लगते हो। 3% हो मैं गया कह है, रहा हूँ बीजेपी से अगर जनता संतुष्ट इसका नहीं आपने क्या रहती, किया है ये जनता बताइए संतुष्ट ना। नहीं रहती, बंगाल की जनता संतुष्ट नहीं रहती तो दूसरी बार 213 सीटें क्यों देती? जनता संतुष्ट है, जनता दीदी के साथ है, दीदी गरीबों की मसीहा है, और ज्यादा कुछ कहना नहीं है। जनता जब साथ है तो जिनको अपने को बचना है, बचाना है, आना है, जाना है, ये पार्टियों में चुनाव के समय आम बात है, आते जाते जी लोग रहते हैं, जी और जनता साथ में है दीदी के, तो हम लोग जी, अस्वस्थ है, वही पब्लिक फाइनल साथ है। सर्टिफिकेट है। ये हम सोमनाथ लोग जी, जी सोमनाथ जी जी, बीजेपी भी जी यही कहती है कि आप जितनी आलोचना कर लीजिए, आप सिर्फ गिनते रहिए कितने राज्य के लोग हमें वोट देते हैं। तो हमें अगर लोग वोट देते हैं तो हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। सोमनाथ जी, अगर बंगाल के हिसाब से कहा जाए तो बीजेपी को अभी श्रीकांत जी बताया कि बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत मेहनत है। इतना आसान से भी ममता बनर्जी को हराना भी बहुत टफ है, क्योंकि उनका काफी सारा ग्रिप अभी भी बहुत ज्यादा है। और ये अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाहर से जब आप किसी को आप ले लेते हैं, इसका मतलब मैं समझता हूँ कि आपका वहाँ संगठन वीक है, क्योंकि आप हायर कर रहे हैं कहीं से, तो वहां पे आपका वो है नहीं। तो ये जो जगह है, तो और प्रशांत किशोर की रही बात, वो काफी उनका ये एक इमोशनल पार्टी था। टीएमसी सब कुछ इमोशन में ही चलता था, ड्राइव ड्रिवन था, इमोशन ड्रिवन था। ये प्रशांत किशोर आके वहां पे कुछ तो ऑर्गेनाइज किया है और उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने का कोई, हालांकि उसके पास ये अगर 3 साल 4 साल मिलता तो अलग बात था, लेकिन ये 1 साल में ये होने वाला है नहीं, 1-2 साल में। एनीवे काफी सारे सब वो मैनेज किया है। लेकिन अगर मुझे अगर आप पूछते हैं कि बंगाल में बीजेपी का ग्राउंड लेवल का लीडरशिप जो है, उसको उनको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे खासकर जो है वो दे आर नॉट अप टू द मार्क। कल्याणी की बात कर रहे हैं आप? जी, वहाँ दे आर नॉट अप टू द मार्क कि उन लोगों को मैं भरोसा कर सकूं, हम लोग मतलब लोग भी भरोसा कर सके। यहाँ पे इनफैक्ट टीएमसी का जो लीडरशिप है वो काफी ज्यादा वो है, मतलब उन पे भरोसा किया जा सकता है, खासकर जो टाउनशिप में जो है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि वो जो मतलब ममता बनर्जी थोड़ा सा एडवांटेज में है। हाँ, बीजेपी फाइट करे, बीजेपी के पास स्थानीय चेहरा नहीं है, स्थानीय चेहरा नहीं है बीजेपी के पास, चेहरा नहीं है। लेकिन ये मैं तापस जी को भी बोलूंगा कि अगर आप उस लेवल पे है तो आप थोड़ा सा ग्राउंड लेवल में भी आप लोगों का मतलब आप जैसे लीडर को एटलीस्ट सामने लाइए, कि क्योंकि लोगों का भरोसा थोड़ा सा और बढ़े। अगर आप लोग सीरियसली चिंता कर रहे हैं कि बीजेपी को जिताना है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग जो सेटअप है उस सेटअप से आपका कुछ होने वाला मुझे लगता नहीं है। तो ये आप लोगों को बहुत जबरदस्त वर्कआउट करना पड़ेगा। और लेकिन यहाँ पे टीएमसी, लेकिन एक चीज जान के रखिए, कहीं भी बंगाल में भी आपको जीतना है तो आपको अभी फिलहाल देना ही पड़ेगा, लेकिन दीदी को हराना इतना आसान भी नहीं है, इतना भी मैं यही कहना चाहूंगा। राकेश जी, आपको क्या लगता है दिलीप घोष मुख्यमंत्री बनेंगे अगर भाजपा जीत गई तो? वैसे जीतना मुश्किल है, फिर भी मुख्यमंत्री तो कोई बंगाली बनेगा, दिलीप घोष बनेगा नहीं बनेगा ये कहा नहीं जा सकता, ये बहुत अर्ली है, क्योंकि वो तो भारतीय जनता पार्टी के फेस पर चुनाव होगा। मैं आपके उस प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा जो आपने पूछा था कि व्यवस्था परिवर्तन होगा कि सरकार परिवर्तन होगा। इसके 2 कारण है, आप बड़ी ध्यान से सुनिएगा। हाँ, फाइनल रिमार्क है। देखिए, कैसे व्यवस्था परिवर्तन होगा? जो व्यवस्था को विक्टिमाइज किए थे वो अब आपके पार्टी में है, तो अगर मैं चोर हूं तो अपने विरुद्ध जांच कैसे होने देगा? संभव नहीं है ना, क्योंकि वही जो वो शारदा फारदा वो सब लोग आए तो कैसे करने देंगे? पहला कारण ये। दूसरा कारण ये क्या है कि इसके करने का सूत्रधार कौन है? अधिकारी। तो चीफ सेक्रेटरी नहीं न बदला, आईएएस पूरी कैडर नहीं न बदलेगी, आईपीएस पूरी कैडर नहीं न बदलेगी। वो जो पुलिस वाला है आज, पहले कम्युनिस्ट के तरफ से होकर के ममता को पीटता था, वो वही पुलिस वाला था, बावर्दी पीटा, वही ममता बनर्जी के सिक्योरिटी में खड़ा हुआ। अब जो अभी भाजपा को दिलीप घोष को पीटा है ना जो पुलिस वाला, ये वही दिलीप घोष के सिक्योरिटी में खड़ा होगा। तो जब कोई मान लीजिए कि भाजपा का मुख्यमंत्री राकेश सिंह परमार यहाँ गलत बोल रहे हैं। राकेश सिंह परमार, लेफ्ट पार्टी सरकार में नहीं है लेकिन सत्ता में है, ये आप शायद, मुझे लगता है आपको पता नहीं है। विश्व भर में, विश्व भर में लेफ्ट तो मैं क्या करूँ आपका? नहीं, मैं क्या करूँ आपका? मैं जो व्यवस्था की बात कर रहा बीच में ममता हमेशा सत्ता में रहेंगी, आप जानते नहीं है उनको, ममता दीदी को।
मैं ठीक ममता है। की बात ही नहीं, मैं व्यवस्था और व्यवस्था सरकार को परिवर्तन संभव नहीं है। गंभीर प्रश्न का रखा है आपने उसको हल्के में। राकेश जी, व्यवस्था मेरा परिवर्तन प्रश्न संभव गंभीर नहीं है, आप कह रहे हैं संभव हाँ, नहीं है क्यों व्यवस्था कोई परिवर्तन। व्यवस्थापक हट ही नहीं रहा है ना भाई, जिसने करना है वो तो वही है, मेरा ठीक कहने है। का मतलब। ठीक है, अंतिम प्रश्न तापस जी, आपको 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है, आपका मुख्यमंत्री कौन बनेगा? दूसरा प्रश्न ये है कि परिवर्तन अगर आप करते हैं बंगाल में, परिवर्तन कौन करेगा? अंबानी करेगा कि अडानी करेगा? परिवर्तन देखिए, परिवर्तन यहाँ के जनता आप अंबानी और और अडानी यहाँ से के ही लीडर्स परिवर्तन जो चुन करवाते के हैं ना? आएंगे, यही आप, विपक्ष की पार्टियां यही कहती है आपके बारे में। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष विपक्ष की सोच पे अगर हम चलेंगे तो विपक्ष जैसा बन जाएंगे, तो हमें विपक्ष नहीं बनना है, हमें सत्ता पक्ष में ही रहना है। इसलिए और अडानी का दामन थाम के रखिए, अंबानी का दामन छोड़ेंगे ना साथ तेरा हम वो साथी, मरते दम तक, एक गाना था, तो आप ही के लिए है। तो यहाँ यहाँ वो परिवर्तन होगा और रूट लेवल पे होगा, और उस पे जो भी लीडर्स चुन के आएंगे उनका दायित्व होगा। और भाजपा, आप जैसा कह रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा, देखिए मुख्यमंत्री तय करना वो मोदी जी पे डिपेंड करता है, और अमित शाह जी पे डिपेंड करता है, और नड्डा जी पे डिपेंड करता है, वो किनको मुख्यमंत्री सिलेक्ट होने के बाद किसको बनाते हैं। आपके यहाँ विधायक दल की मीटिंग नहीं होती क्या? आप लोगों के यहाँ विधायक दल की मीटिंग नहीं होती है क्या? हाई कमांड कल्चर आ गया ये तो। आप कांग्रेस होते जा रहे हैं क्या? आप लोग कांग्रेस होते जा रहे हैं क्या? आप मेरी बात तो सुन लीजिए पूरा। नहीं, गलत क्यों? और विधायक दल की जो मीटिंग होगी उसमें गलत बोलेंगे तो हम सुन कैसे लेंगे? अब गलत आप बोलेंगे। और एक और क्वेश्चन जो आपने बताया, आपने पूछा परमार जी से कि दिलीप दा चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं कि नहीं। क्यों नहीं हो सकते भाई? वो संगठन में है, उन्होंने पार्टी को 0 से लेके आज यहाँ तक वो लेके आए हैं। उनमें क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते। वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो कोई नहीं हो सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं हो सकते, क्योंकि वो आरएसएस का नहीं है भाई साहब, आप समझते नहीं है यार। आप नए बीजेपी में है ना, हमारे यहाँ कहते हैं छौना, छौना जो होता है वो नया बचिया। कार्यक्रम का समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है, तो अंत में हम दर्शकों को यही कह सकते हैं जो शुरुआत में हमने कहा था कि कुछ तो हो रहा है, नहीं तो नेता इस तरह से तृणमूल कांग्रेस छोड़ के भागते नहीं। अब ये जो कुछ हो रहा है, इस कुछ होने का तात्पर्य क्या है? क्या भाजपा जीतने वाली है, टीएमसी हारने वाली है, या फिर कुछ और हो रहा है, कट मनी नहीं मिला है टाइम पे इसलिए लोग भाग रहे हैं? ये तमाम प्रश्न हैं जो कुछ पहेली की तरह है, जिनके जवाब स्पष्ट पता नहीं चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जहां तक नेतृत्व का सवाल है, जब सौरभ गांगुली की बात होती है या किसी एक ऋषि की, किसी मुनि की बात होती है कि पता नहीं कौन कहीं से आ जाएंगे हिमालय से उतर के मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो एक बात लेकिन हमारे सूत्रों ने ये कहा था कि भाई मुख्यमंत्री अगर हम जीतते हैं तो आरएसएस से ही कोई बनेगा। इसलिए श्रीकांत जी की बात बिल्कुल सही लगती है कि अगर आप आरएसएस से नहीं हैं तो आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते भाजपा में रहते हुए। विष्णु बनर्जी, विधायक दल की मीटिंग हो, आरएसएस की भी चलती है, और आरएसएस ने, याद रखिएगा कि सिन्हा बनने वाले थे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, मनोज सिन्हा, आरएसएस ने बना दिया योगी आदित्यनाथ को। तो विधायक दल की मीटिंग एक तरफ, आरएसएस दूसरी तरफ। इन्हीं शब्दों के साथ बंगाल पे हम चर्चा और जारी रखेंगे, कई एपिसोड्स हमारे होंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री राम।